घर जाने से पहले तीनों ने एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में रुकने का फैसला किया। जीरो इतनी जल्दी जल्दी से खा रही थी कि उसका चेहरा तेल से भरा हुआ था और साथ ही रोलैंड को कंजूस बोल के शिकायत कर रही थी कि वो सिर्फ सस्ती चीज ही ऑर्डर करता है। फिलिस दूसरी तरफ टेबल पर हर चीज एंजॉय कर रही थी, यहाँ तक कि उसने स्पाइसी ऑयल ब्रॉथ भी पी लिया, जिससे वेटर शॉक हो गया। रात के बाद वो लोग फाइनली घर के लिए निकले। अचानक फिलिस ने देखा कि कोई आगे खड़ा था। नजदीक से देखा तो वो गार्सिया थी। रोलैंड को तुरंत पता चल गया कि उसने गलती कर दी। गार्सिया शायद तब से उसका वेट कर रही थी जब उसने फोन पर उसकी बात काट दी थी। कॉरिडोर में शांत खड़ी थी, पर वो कुछ बोली नहीं, जैसे कि रोलैंड से एक्सप्लेनेशन का वेट कर रही हो। रोलैंड ने ऑकवर्ड तरीके से फिलिस की तरफ इशारा किया और बोला कि मैं बस एक रिलेटिव का ख्याल रख रहा था, जैसा कि मैंने फोन पर तुमसे कहा था। गार्सिया, जो बिल्कुल बेफिक्र दिख रही थी, उसने सिंपल तरीके से रोलैंड से कहा कि अब बात करने का टाइम है, और फिर उसने जबरदस्ती रोलैंड का हाथ पकड़ा और उसे खींच के ले जाने लगी। ये देखकर फिलिस बीच में आई। क्लियरली गार्सिया के रूड एटीट्यूड से वो खुश नहीं थी, और यहाँ तक कि उसने गार्सिया को बोलना शुरू किया कि रोलैंड इस दुनिया का मास्टर है। पर रोलैंड ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, जिससे गार्सिया कंफ्यूज्ड सी दिखने लगी। रोलैंड ने फिर फिलिस और जीरो से कहा कि पहले तुम दोनों अंदर जाओ, और वादा किया कि वो जल्दी वापस आएगा। जल्दी ही वो गार्सिया के दरवाजे पर पहुंच गया। रोलैंड को देखकर गार्सिया ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसे दरवाजे के अगेंस्ट पिन कर दिया। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो पूछती है कि क्या तुमने अपना माइंड बना लिया, यह सब कुछ बस एक एक्सक्यूज था। रोलैंड कैजुअली उसकी पकड़ से छूटकर दूसरी तरफ चला गया। गार्सिया अभी भी काफी अपसेट दिख रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम अब हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन नहीं करना चाहते। सोफे पर बैठते हुए रोलैंड ने गार्सिया से पानी मांगा, वो भी ठंडा वाला। उसकी ऐसी बात सुनकर गार्सिया की आंखों में गुस्सा चमका और फिर वो उसके लिए ठंडा पानी लेने गई। पानी पीते हुए रोलैंड ने कामली मेंशन किया कि फॉलन के रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, और उसने बताया कि आज लंच के टाइम मेरे एक से मुलाकात हुई थी। उसने पूछा कि क्या एसोसिएशन किसी ट्रबल में है। गार्सिया ये जानकर कि रोलैंड पार्क के पास था, वो समझ गई कि रोलैंड क्या बात कर रहा है। पता चला आज सुबह एक इंसिडेंट की वजह से गार्सिया और कई मार्शल फाइटर्स सीन पर भागे थे, पर जब तक वो पहुंचे फॉलन ऑलरेडी डेड थे और उनका मैजिकल कोर भी गायब था। ये सुनते हुए रोलैंड ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की और पूछा कि वो कौन था और उसे किसने मारा। गार्सिया ने सिर हिलाया, ये कहकर कि ये सवाल ऑफ लिमिट्स है क्योंकि इसमें एसोसिएशन के सीक्रेट्स इन्वॉल्व्ड हैं। फिर भी तुम्हारा पॉइंट सही था, क्योंकि एसोसिएशन सच में मुश्किल में है। एक्सटर्नल करप्शन तेजी से बढ़ रही है, जो उन्हें एक बड़े क्राइसिस की तरफ ले जा रही है। एक्सटर्नल करप्शन सुनते ही रोलैंड के ब्राउज सिकुड़ गए और उसने गार्सिया से इस पर और डिटेल में बताने को कहा। गार्सिया ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा कि मुझे भी नहीं पता, या शायद किसी को नहीं पता, ये दुनिया का अंत भी हो सकता है, या सब लोग मॉन्स्टर्स बन जाएं। पर उसने दिल से बताया कि इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही एसोसिएशन को ज्यादा लोगों की जरूरत है जो एक्सटर्नल करप्शन के खिलाफ लड़ सकें। उसने कहा कि ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसका पावर अवेकन हो चुका है। गार्सिया का टोन थोड़ा तेज हो गया जब वो पैशनेट हुई। कहने लगी कि भले ही बैटल में सैक्रिफाइसेस होने पड़े, ये एक मार्शल फाइटर का सीक्रेट ड्यूटी है। उसने समझा कि रोलैंड को चिंता क्यों हो रही है, पर जोर दिया कि अगर हर मार्शल फाइटर डर गया या हेजिटेट किया तो लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा। गार्सिया की ये खुली बात रोलैंड के लिए सरप्राइजिंग थी, पर यह भी क्लियर था कि उसे न्यू मेंबर्स रिक्रूट करने में क्यों दिक्कत हो रही थी। रोलैंड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके ख्याल रेड मून की तरफ चले गए। शुरू में तो वो एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहता था फैट पे चेक के लिए, पर अब लग रहा था कि बात उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसने सोचा कि मार्शल फाइटर एसोसिएशन की स्ट्रेंथ का यूज करके इस दुनिया के सच को अनकवर करना जरूरी हो सकता है। लंबी खामोशी के बाद गार्सिया से रहा नहीं गया और उसने रोलैंड से जवाब मांग लिया। ख्यालों से बाहर आते हुए रोलैंड ने कैजुअली बोला कि वो ज्वाइन करेगा। ये सुन के गार्सिया एकदम शॉक हो गई, खुश भी हुई और सरप्राइज्ड भी। फिर भी उसी पल से रोलैंड ऑफिशियली उनके एसोसिएशन का मेंबर बन गया। घर वापस आके रोलैंड ने फिलिस को गार्सिया की आइडेंटिटी और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया। उसने फिलिस को एडवाइस दी कि दूसरों के एटीट्यूड को दिल पर न ले, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मेरी असली पहचान नहीं जानता। फिलिस अभी भी थोड़ी परेशान दिखी, पर रोलैंड ने उसकी रिक्वेस्ट पूरी की थी, उसे दोबारा इंसान होने का एहसास दिला के, जिससे उसने रोलैंड का जेन्युइन रिस्पेक्ट किया। यही वजह थी कि वो दूसरों के रोलैंड के प्रति डिसरिस्पेक्ट से खुश नहीं थी, खासकर क्योंकि ये वो दुनिया थी जो रोलैंड ने बनाई है। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए क्लियर किया कि इस दुनिया के लोगों के पास अपनी कंप्लीट यादें और ख्याल हैं जो मुझसे इंडिपेंडेंट हैं, और ये दुनिया अपने रूल्स पर चलती है। ये सुन के फिलिस की आंखें चमक उठी। वो आगे झुकी और धीरे से पूछी कि क्या ये वो दुनिया है जहां तुम पहले रहते थे। शायद उसे पहले से शक था कि प्रिंस ऑफ ग्रे कैसल बस एक मुखौटा है। रोलैंड शॉक्ड रह गया कि उसे कैसे पता लगा। एक पल के लिए वो स्पीचलेस हो गया। उसने कंपोज रहने की कोशिश की और पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा, पर अंदर से वो थोड़ा एंग्शियस होने लगा।
फिलिस ने आंख झपकते हुए समझाया कि ये नेवरविंटर सिटी की वजह से जो तुमने बनाई है और जो इस दुनिया के डिजाइन से मिलती जुलती है। वो कंफ्यूज थी कि रोलैंड ऐसी सिटी क्यों बनाने की प्लानिंग कर रहा था। जब तक उसने आज सुबह सड़क पर कार्स नहीं देखी तब उसे समझ आया कि रोड्स कैरेजेस के लिए नहीं, कार्स के लिए थे। टॉल बिल्डिंग्स, मशीन्स और पावरफुल वेपन्स सब इस दुनिया से कनेक्टेड लगते थे। रोलैंड ने एक पल सोचा और डिसाइड किया कि अपने इसेकाई वाले सीक्रेट को छुपाए रखेगा। उसने बताया कि मैं असली फोर्थ प्रिंस हूँ, पर मुझे अचानक कुछ एक्स्ट्रा यादें मिल गई हैं, पर मैं इन गहरे ज्ञान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पोजेस कर पाया हूँ। रोलैंड को उम्मीद थी कि ये फिलिस को कन्विंस कर देगा, क्योंकि अपने सबसे गहरे राज वो सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। फिलिस को उसकी बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ, बल्कि उसने इन यादों को रोलैंड के लिए गॉड्स का डिवाइन गिफ्ट माना। शायद रोलैंड सच में चोजन वन था। उसका सॉलिड विश्वास था कि रोलैंड के साथ होने से वो डीमंस को हरा सकते हैं। रोलैंड हैरान था कि फिलिस अचानक इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गई, जबकि उन्होंने बस एक दिन बाहर बिताया था। फिलिस ने बताया कि ये सब कार्स की वजह से है। ताकीरा के दिनों में मिलिट्री सप्लाईज फ्रंट लाइंस तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे घोड़े और कैरेजेस चाहिए होते थे, जिससे उनकी रीच लिमिटेड थी, पर उनके दुश्मनों की लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी बेहतर थी। फिलिस का ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी के बेसिस पर स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन रोलैंड के लिए इंटरेस्टिंग था। उसने समझाया कि आज मैंने जो कार्स और ट्रक्स देखे वो तकीरा के सपनों से भी आगे थे, और पावरफुल वेपन्स के साथ मिलकर वो डीमंस को हरा सकते हैं। रोलैंड ताकीरा विच की इस शार्प इनसाइट से इम्प्रेस था। ये बात कि वो क्राउडेड बसेस और ट्रक्स देखकर इतना कुछ डिड्यूस कर सकती है, ये दिखाता था कि वो कितनी स्मार्ट है। आखिर में फिलिस उठी। उसने नीचे झुककर रोलैंड को ग्रीट किया, और भले ही रोलैंड विच ना हो या इंस्ट्रूमेंट वील्ड न कर सके, उसका विश्वास था कि वो गॉड्स द्वारा चुना गया था। रोलैंड खुश था कि वो फाइनली तकीरा विच को नेवरविंटर में फुली इंटीग्रेट कर पाया, और ये फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दिन खत्म होते होते रियल वर्ल्ड में वापस जाने का टाइम आ गया। रोलैंड ने बेड के सामने एक सीढ़ी रखी और फिलिस एक एक करके चढ़ गई। खिड़की से बाहर की दुनिया को देखते हुए वो एक पल के लिए रुकी, पर जल्दी समझ गई कि ये उसकी दुनिया नहीं है। उसने आंखें बंद की और सीढ़ी से बेड पर गिरने दिया, पर कुछ हुआ नहीं। लगता था कि जब तक रोलैंड इस दुनिया को नहीं छोड़ता, फिलिस भी नहीं जा सकती। जब रोलैंड सीढ़ी पर चढ़ा, फिलिस उसके पास आई। उसने पहले से गेस कर लिया था कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो रोलैंड के साथ ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाएगी या फिर यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएगी। फिर भी उसने रोलैंड से कहा कि वो उसकी चिंता न करे। रोलैंड ने सिर हिलाया, फिर खुद को पीछे गिरने दिया। अगले ही पल उसने आना के सिर का वजन अपनी बाहों पर महसूस किया, जो आराम से सो रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई अच्छा सपना देख रही हो। धीरे से रोलैंड ने अपना हाथ निकाला बिना उसे जगाए, उसे चादर ओढ़ा दी और चुपके से कमरे से निकल गया। सीढ़ियों से उतरते हुए जो सोल्जर्स उसे देखे सब अटेंशन में खड़े हो गए, पर रोलैंड ने उन्हें रिलैक्स करने का इशारा किया और अकेला मेन हॉल की तरफ चला गया। वहां रोलैंड को फिलिस मिली, जो थोड़ी उदास लग रही थी, पर फिर भी एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। रोलैंड को देखते हुए उसने धीरे से कहा कि उसका सपना खत्म हो गया, शायद गॉड पनिशमेंट से, जो डीमन से लड़ने के लिए डेडिकेटेड था। एक वाइब्रेंट दुनिया में इंसान होने का एक्सपीरियंस करने के बाद फिलिस के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थे। फिर भी उसने तकीरा के कॉमरेड्स और डीमन से लड़ने के अपने जुनून के लिए अपने इमोशंस को दबा लिया। रोलैंड उसकी डेडिकेशन से इम्प्रेस था और मुस्कुराते हुए बोला कि शायद फ्यूचर में वहां वापस जाने का चांस मिल सकता है। उसने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने का फैसला किया और मेन हॉल में एक टेम्पररी बेड तैयार किया, जहां दरवाजे पर सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे। फिलिस उसके पास बैठी थोड़ा शर्मा रही थी जब उसने रोलैंड को देखा, और रोलैंड भी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील किया जब उसने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद रोलैंड सो गया और उनके लाइट पिलर्स एक बार फिर मर्ज हो गए। ड्रीम वर्ल्ड में वापस आते ही रात का टाइम था और रोलैंड ने देखा कि कोई उसके पास लेटी हुई थी। फिलिस ने अचानक आंखें खोली और जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। रोलैंड को उससे स्माइल करते देख वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई, खुशी के आंसुओं के साथ। इस पल में सपने और हकीकत का फर्क उसके लिए मैटर नहीं करता था। जो मैटर करता था वो ये कि सदियों के सफरिंग और ड्यूटी के बाद वो फाइनली अपनी जिंदगी एंजॉय कर पा रही थी। जब फिलिस थोड़ी शांत हुई, वो पीछे हटी, एक घुटने पर बैठी और रोलैंड से रिक्वेस्ट की कि वो इस खबर को बाकी ताकीरा विचेस के साथ शेयर कर सके, ये वादा करते हुए कि वो रोलैंड की काइंडनेस को हमेशा याद रखेंगी और पूरी वफादारी से उसकी सेवा करेंगी। इस दिल से की गई रिक्वेस्ट के सामने रोलैंड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा चिंतित था कि अगर जीरो को शक हुआ तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। 100 से ज्यादा विचेस को घर पर कैसे एक्सप्लेन करेगा? क्या वो सबको रिलेटिव्स बोल सकता है? क्योंकि जीरो ड्रीम वर्ल्ड की दूसरी क्रिएटर थी, उसका रिएक्शन प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। अगर रोलैंड सच में ताकीरा विचेस को इस दुनिया में लाना चाहता है तो उसे उनके रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, पर यह नेवरविंटर नहीं था और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। एक पल की खामोशी से फिलिस को लगा कि रोलैंड उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहा है। उसने तुरंत दोनों घुटनों पर बैठकर
माथा जमीन पर रखते हुए आंसुओं के साथ रोलैंड से गुजारिश की। उसकी गलतफहमी देखकर रोलैंड ने जल्दी से क्लियर किया कि मैं एक्चुअली सोच रहा था कि तकीरा विचेस को कहां सेटल किया जाए। ये सुनते ही फिलिस की आंखें चमक उठी और वो फिर से मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद वो नेवरविंटर में वापस थे और सूरज निकल रहा था। फिलिस एक्साइटेड थी और बाकी तकीरा विचेस को ये गुड न्यूज बताने के लिए मेन हॉल से भाग गई। रोलैंड ने पहले से सोच लिया था कि ड्रीम वर्ल्ड में आने वाली विचेस गॉड पनिशमेंट विचेस नहीं, बल्कि एक्चुअल विचेस होंगी जो अपनी एबिलिटीज यूज कर सकती हैं। उनकी हेल्प से ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना ज्यादा एफिशिएंट हो सकता था। अभी भी थका हुआ रोलैंड ने अंगड़ाई ली और धीरे से बेडरूम में वापस गया। एना को फिर से अपनी बाहों में लिया। एना ने नींद में ही रोलैंड से पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। रोलैंड ने बताया कि ड्रीम वर्ल्ड में कुछ इश्यूज आए थे। रोलैंड के सीने से चिपकते हुए एना ने पूछा कि क्या तुमने कोई अच्छा सपना देखा, जिसके जवाब में रोलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सबके लिए एक अच्छा सपना था। फिर उसने एना को सब कुछ समझाया और एना सच में खुश हुई ये सुन के कि तकीरा विचेस ड्रीम रेल में अपने रियल बॉडीज में वापस आ सकती हैं। फिर वो थोड़ी शरारती स्माइल के साथ रोलैंड को देखी और मजाक में पूछा कि क्या तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि वो विचेस तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी। रोलैंड ने इनकार करना शुरू किया, पर एना ने मजाक में उसका मुंह बंद कर दिया और उसके सीने पर लेट गई। उसे थोड़ी सी गिल्ट और चिंता महसूस हुई, शायद क्योंकि फिलिस एक बहुत ब्यूटीफुल विच थी। ये सुन के रोलैंड नहीं चाहता था कि एना ज्यादा सोच में पड़ जाए। थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन में एना हंसी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी और कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एना ने कहा कि तुम एक किंग हो और मैं जानती हूँ कि तुम सबकी मदद के लिए कमिटेड हो, जैसे तुमने पहले मेरी और विच एसोसिएशन की मदद की थी। एना नहीं चाहती थी कि रोलैंड किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्टेड फील करे, पर उसने ये भी कहा कि वो चाहती है कि रोलैंड ड्रीम वर्ल्ड के अपने एक्सपीरियंसेस उसे शेयर करता रहे। रोलैंड ने सहमति में सिर हिलाया और एना ने सेटिस्फाइड सी स्माइल दी। धीरे से उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके कॉलर को हल्के से काट लिया। अब दूसरी तरफ जब फिलिस ये शॉकिंग न्यूज लेकर वापस आई, तकीरा विचेस में एकदम एक्साइटमेंट छा गया। कुछ विचेस टच और स्मेल का सेंस वापस पाने के ख्याल से थ्रिल्ड थीं, तो कुछ हैमबर्गर्स और पिज्जा टेस्ट करने के लिए उतावली थीं। सब विचेस फिलिस के आसपास जमा हो गईं, एक साथ बोलने लगीं, जब तक पाशा ने सबको शांत नहीं किया और मजाक में कहा कि अगर इतनी सारी विचेस एक साथ कैसल की तरफ जाती हैं तो लग सकता है कि वो नेवरविंटर पर अटैक करने जा रही हो। एलिथिया जो पाशा के साथ थी, उसने सवाल किया कि क्या ये मॉर्टल किंग का कोई ट्रैप हो सकता है। पाशा ने एक ठंडी सांस के साथ ड्राई स्माइल दी और कहा कि अगर ये ट्रैप भी है तो भी ज्यादातर विचेस ये चांस लेना चाहेंगी। एलिथिया थोड़ी इरिटेटेड हुई और बोली कि फिलिस कभी उन्हें धोखा नहीं देगी, पर यह सवाल था कि क्या फिलिस खुद रोलैंड से बहकी हुई है। पाशा ने डिसाइड किया कि कुछ विचेस को भेजकर ट्रूथ वेरीफाई करना होगा, क्योंकि ये ऑफर सच होने के लिए थोड़ा ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। उसने फिलिस की तरफ देखा और पूछा कि क्या किंग सच में सबको उस दुनिया में आने देना चाहता है। फिलिस ने सिर हिलाया, पर क्लियर किया कि इमीडिएटली नहीं, क्योंकि दूसरी दुनिया के अपने रूल्स हैं और अननेसेसरी डिसरप्शन से बचने के लिए रोलैंड पहले सिर्फ चुनी हुई कुछ विचेस को अलाउ करना चाहता है। प्लान धीरे धीरे एक्सपैंड होगा ताकि ज्यादा विचेस आ सके। ये सुन के पाशा को थोड़ी राहत हुई। अगर रोलैंड ट्रैप सेट कर रहा होता तो शायद वो ज्यादा से ज्यादा विचेस को ल्योर करता, पर क्लियरली ये ऐसा नहीं था। उन्हें पता चला कि रोलैंड को ऐसी विचेस की जरूरत थी जो एजिलिटी, इन्फिल्ट्रेशन, कंट्रोल और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में महारत रखती हों। एलिथिया ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि रोलैंड ऐसी विचेस क्यों चाहता है। क्या वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है? फिलिस थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसने समझाया कि रोलैंड का इरादा दुनिया पर कब्जा करना नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स को टारगेट करके कुछ छुपा हुआ लूटिंग ऑपरेशंस करना है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। एलिथिया और भी गुस्से में आ गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि रोलैंड उन्हें मसल के रूप में यूज करना चाहता है, पर उसकी शिकायत दूसरों के एक्साइटमेंट के शोर में दब गई। किसी को कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि सबको ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। सबने फिलिस को अपनी अलग अलग एबिलिटीज के बारे में बताना शुरू कर दिया। पाशा जो देखते ही अपसेट दिख रही एलिथिया को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे कहा कि बहुत टाइम हो गया है और सब बस नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड हैं। एक बार फिर रोलैंड ड्रीम वर्ल्ड में वापस आया। जीरो स्कूल के लिए तैयार थी, बैकपैक कंधे पर लटका हुआ, जबकि रोलैंड अभी अभी अपने बेड से उठा था और स्ट्रेचिंग कर रहा था। जीरो थोड़ी नाराजगी के साथ उसने पॉइंट आउट किया कि रोलैंड के जॉब ढूंढने के दावे के बावजूद वो दिन भर घर पर ही रहता है। रोलैंड ने सर खुजाते हुए उसकी चिंता को हल्के से टाल दिया, कहकर कि तू अभी इतनी छोटी है कि समझ नहीं सकती। जीरो ने उसे सुपर सीरियस लुक दिया और फिर रोलैंड उठ खड़ा हुआ, एक्साइटेड होकर बोला कि मेरा जॉब एक टीम को टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज के लिए लीड करना है। रोलैंड ने थोड़ी हंसी के साथ बताया कि मैं आज रात देर तक काम करूंगा और तुम्हें अपना डिनर खुद रेडी करना होगा। उसने नाक चढ़ा दी और फिर वहां से निकल गई। 3 दिन पहले तकीरा विचेस ने ऑलरेडी वॉलंटियर्स को इस दुनिया में भेज दिया था। उनकी चिंता और डाउट्स बस एक दिन तक रहे, फिर अगले दिन आई खबर ने सब शक दूर कर दिए।
फिलिस ने जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। गॉड पनिशमेंट विचेस इतनी खुशी से भर गई थीं कि वो रोलैंड के आसपास थीं। कुछ ने घुटने टेक दिए, कुछ ने उसे टाइटली हग किया और कुछ ने तो खुशी के मारे उसे किस भी कर लिया। इसके बाद सारी तकीरा विचेस ने रोलैंड के प्रति वफादारी की कसम खाई, उसे अपना एकमात्र लीडर माना और आज था उनकी ड्रीम एक्सप्लोरेशन टीम का पहला दिन। रोलैंड ने कपड़े पहने अपार्टमेंट से निकला और थोड़ी देर चलकर एक अबैंडन्ड वेयरहाउस तक पहुंचा जो उनका बेस ऑफ ऑपरेशंस था और जिसके लिए रोलैंड का ऑलमोस्ट सारा पैसा खर्च हो गया था। कर्टन डोर खोलते ही उसे खाने की खुशबू आई। अंदर उसने देखा कई विचेस एक टेबल के आसपास जमा थीं। इंस्टेंट नूडल्स खा रही थीं जैसे वो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना हो। कुछ तो सीजनिंग पैकेट्स भी चाट रही थीं। ये सीन देखकर रोलैंड काफी चिढ़ गया और फिर उसने एक एक करके सबके सिर पर अपना आशीर्वाद देते हुए उसने फुल्डी नाम की विच से टारगेट के सर्वेलेंस के बारे में पूछा। एक विच उठी और रिपोर्ट दिया कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फुल्डी के पास एक्सेप्शनल रिकॉनेसेंस एबिलिटीज थीं। वो छोटे कीड़ों का यूज करके एरियाज स्काउट करती थी। भले ही वो विजुअल फीडबैक न दे सकें, पर मैजिकल एनर्जीज या इस दुनिया की नेचुरल फोर्सेस को डिटेक्ट कर सकती थी। रोलैंड जल्दी से मार्शल फाइटर्स और करप्शन में गिरे लोगों के बीच फर्क समझ गया। उन्होंने 6 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें से एक लग्जरी विला में रहता था जो उनका प्राइमरी फोकस था। चूंकि ये रॉबरी थी, रोलैंड ने नेचुरली ज्यादा अमीर एरिया चुना ताकि कोई उन्हें ट्रेस न कर सके। सभी ने एक ईविल सी स्माइल दिया और फिर विचेस वहां से निकल पड़ी। अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए रोलैंड ने टैक्सी से डेस्टिनेशन जाने का फैसला किया, जिससे विचेस में थोड़ी कंफ्यूजन हुई। एक विच ने पहले सोचा कि वो कैरेज की बात कर रहा है। फिलिस ने सब्र से उन्हें समझाया कि टैक्सी क्या होती है। ग्रुप को देखते हुए रोलैंड को लगा जैसे वो बच्चों को स्प्रिंग ट्रिप पर ले जा रहा हो। टैक्सी से उतरने के बाद ग्रुप नजदीकी जंगल में गया और जल्दी से विला ढूंढ लिया। एक और विच ने अपनी एबिलिटी यूज की, एक लाइटलेस वेल समन किया जो ग्रुप को कवर करके नेकेड आई से इनविजिबल कर देता था। ये एबिलिटी सिर्फ इनविजिबिलिटी तक नहीं थी, बल्कि सेंसेस और मैजिकल एनर्जी को भी मास्क करती थी। उन्होंने आसानी से गार्ड्स को बाईपास किया और जल्दी ही सबसे बड़ी विला तक पहुंच गए, जिससे रोलैंड को थोड़ी जलन हुई क्योंकि उसका रीसेंट बजट सिर्फ विचेस के लिए इंस्टेंट नूडल्स अफोर्ड कर सका था। सर्वेलेंस सिस्टम के पास पहुंचते ही तीसरी विच ने एक्शन लिया। उसका शरीर जैसे जमीन में धंस गया। उसकी एबिलिटी थी किसी भी शैडो में मर्ज हो जाना, खासकर रात के अंधेरे में, जिससे वो विला में आसानी से घुस गई और बाकी के लिए मेन एंट्रेंस खोल दिया। अंदर जाते ही फुल्डी ने लिविंग रूम में किसी के स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी को डिटेक्ट किया। रोलैंड ने फिलिस की तरफ देखा और उसकी एबिलिटी के बारे में पूछा। फिलिस ने कॉन्फिडेंटली कहा कि जब तक वो कोई हाई रैंक डीमन न हो, वो और लिंग आसानी से हैंडल कर सकती हैं। ग्रुप फिर विला के अंदर बढ़ा। कमरा ठंडा था, जैसे एयर कंडीशनड हो, पर वहां से एक बुरी सी बदबू आ रही थी। उन्होंने देखा एक सूट पहने आदमी हॉल के सेंटर में बिना हिले खड़ा था। धीरे से उसके पीछे जाते हुए रोलैंड की नजर एक बड़े मॉन्स्टर स्टैचू पर पड़ी जो उस आदमी के सामने लटक रहा था। अमीर लोगों के अजीब टेस्ट, रोलैंड ने सोचा। फिर वो जल्दी से एक्शन में आए। जैसे ही फिलिस और लिंग ने अटैक किया, दुश्मन पलटा, पर फिलिस ने उसे रिएक्ट करने से पहले ही 2 टुकड़ों में काट दिया। शैडोज में छुपी लिंग ने पूछा कि बस इतना ही था। रोलैंड अपनी नाक दबाते हुए ने महसूस किया कि हवा और ज्यादा बदबूदार हो गई। उसने विचेस से पूछा कि क्या उन्हें याद है जो उसने सिखाया था, कौन सी चीजें लेनी है और कौन सी छोड़नी है। लिंग वापस आई और रोलैंड के इंस्ट्रक्शंस याद किए। सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी, कैश और सेफ का सामान लेना था। बाकी जेम्स जो बेचने में मुश्किल होते, उन्हें छोड़ देना था। जब रोलैंड ने सूट पहने आदमी से नेचुरल फोर्स निकालने के लिए झुका, फुल्डी ने अचानक आईब्राउज सिकोड़ी। उसने अभी भी मैजिकल रिएक्शन को लिंगर करते हुए सेंस किया। उसकी नजर स्टैचू पर पड़ी और अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने चिल्लाकर बोला कि स्टैचू जिंदा है। बोलते ही स्टैचू ने एकदम अपना मुंह खोला और रोलैंड की तरफ झपटा। बिना सोचे फिलिस रोलैंड के सामने आ गई, जबकि रोलैंड ने उसकी कमर पकड़ी और रोल करके अटैक से बच गया। मॉन्स्टर फिर कॉर्प्स की तरफ उड़ता हुआ गया, नेचुरल कोर खा गया और बोलना शुरू किया। कहता हुआ कि उसे कितनी खुशी है कि खाना उसके डोर स्टेप तक डिलीवर हो गया। फिर उसने एक बीम छोड़ी जिसकी ताकत ने हॉल को तबाह कर दिया और विचेस को जमीन पर गिरा दिया। रोलैंड ने अपनी नेचुरल फोर्स से उन्हें शील्ड किया, ये रियलाइज करते हुए कि क्रीचर का मैजिकल पावर एक हाई रैंकिंग डीमन के करीब था। मॉन्स्टर ने डीमन बुलाए जाने पर हंसी उड़ाई। उसने काम आवाज में कहा कि उनके पास डिवाइन रेल्म का पावर है बिना परमिशन के, और अब वो अपने परस्यूअर को डीमन बोल रहे हैं, उन्हें फूलिश कहकर। रोलैंड को समझ नहीं आया कि क्रीचर का मतलब क्या है, और सोचने का टाइम भी नहीं था क्योंकि वो बड़ा बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक काली रोशनी मॉन्स्टर के पीछे के शैडो से उछल पड़ी। उसकी आंख में डैगर घुसाते हुए वो फिगर लैंडिंग के बाद वापस शैडो में गायब हो गया। डैगर मॉन्स्टर की आंख में ही रह गया, पर मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मजाक उड़ाया कि उन्हें पता ही नहीं डिवाइन रेल्म कितना इंपॉर्टेंट है। जब क्रीचर ग्लो करने लगा, उसका शरीर टूटने और डिसइंटीग्रेट होने लगा।
जब उसने अपना असली रूप दिखाया, रोलैंड शॉक में रह गया। उसने जोर से पूछा कि मॉन्स्टर का मास्टर कौन है। क्रीचर ने जवाब दिया कि मेरा मास्टर तुम्हारे समझ से बाहर है। अचानक वो हवा में उड़ गया, रेड लाइट छोड़ता हुआ, क्लियरली किसी को भी भागने से रोकने के लिए। एक पल में हॉल के फ्लोर्स, वॉल्स और सीलिंग सब रेड हो गए और लिंग फोर्सफुली शैडोज से बाहर निकल आई, फिलिस के ऊपर गिरते हुए। फुल्डी हैरानी से देखती रही जब जमीन से टेंटिकल्स निकले, विचेस को इमोबिलाइज करते हुए। अपनी पूरी ताकत जमा करके रोलैंड ने मॉन्स्टर की तरफ चार्ज किया। मॉन्स्टर हैरान था कि रोलैंड इससे अनअफेक्टेड था। उसने एक और बीम रोलैंड पर छोड़ी, जिससे रोलैंड जोर से दीवार से टकरा गया। फिलिस ने चिंता से देखा जब रोलैंड ने खून की उल्टी की, पर उसने फिलिस को रिएश्योर किया कि वो ठीक है। जब रोलैंड धीरे से उठा, उसके पांव के पास कुछ गैदर होने लगा। नजदीकी मैजिकल एनर्जीज उसकी तरफ खींच रही थी, जिससे क्रीचर स्टन्ड रह गया। फिर एक पावरफुल लीप के साथ रोलैंड एक कैनन बॉल की तरह दुश्मन की तरफ बढ़ा और एक और बीम से स्केथड हुआ जो मॉन्स्टर ने फायर किया, पर उसके आसपास के प्रोटेक्टिव एनर्जी ने उसे बचा लिया। अगले ही पल रोलैंड क्रीचर के सामने पहुंचा और उसके अंदर हाथ डालकर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पकड़ लिया। क्रीचर ने एक डेफिनिंग रोर निकाली, चिल्लाते हुए पूछा कि रोलैंड के पास मेरे मास्टर का पावर क्यों है। फिर एक चमकता हुआ नीला प्रकाश रोलैंड को घेर लिया और मॉन्स्टर के अंदर का लाल स्फीयर नीला हो गया। अचानक मॉन्स्टर के सिर पर एक आंख उभरी और इसी पल मॉन्स्टर को एहसास हुआ कि रोलैंड ही इस दुनिया का क्रिएटर है और मेरे मास्टर को अफेक्ट कर रहा है। रोलैंड ने मॉन्स्टर को डिस्डेनफुल नजर से देखा। जब क्रीचर बोलता रहा कि रोलैंड को कुछ नहीं पता, उसने कहा कि भले ही मेरा मास्टर इनविंसिबल हो, मैं ये सब नहीं रोक सकता। मॉन्स्टर की आवाज कमजोर पड़ने लगी। वो रोलैंड से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो वापस ना आए, क्योंकि रोलैंड की प्रेजेंस सब कुछ तबाह कर रही थी। सब जीव नष्ट हो जाएंगे। रोलैंड मॉन्स्टर की बातों से परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसका विश्वास था कि ये दुनिया इन डेमोनिक क्रीचर्स के बिना बेहतर होगी। क्रीचर की आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके शब्द रोलैंड के समझ से बाहर हो गए, पर रोलैंड को लगा कि उसने कुछ अबिसल रेल्म और रूल्स के बारे में सुना, इससे पहले कि वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो गया। अपने आखिरी शब्दों के साथ क्रीचर एक एनर्जी बीम में बदल गया जो आसमान की तरफ चला गया। रोलैंड ने फिर विचेस की इंजरीज चेक की। भले ही उसे ये समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, उसने मौका देखकर कॉर्प्स से चाबी ली और एक सेफ सिक्योर किया। विचेस के साथ मिलके वो चुपके से विला से निकल गए। पांचों ने चाबियां ली, गैराज में गए और एक लग्जरी कार लेकर निकल पड़े। रोलैंड, जिसका कॉलेज के ड्राइविंग टेस्ट के बाद से ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अब स्टीयरिंग संभाल रहा था। कार में अभी अभी एक इंटेंस बैटल से बची विचेस बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। बैक सीट पर फुल्डी ने रोलैंड से पूछा कि वो चीज क्या थी जिससे उन्होंने लड़ा और उसने इतनी मैजिकल पावर अचानक कैसे हासिल की। रोलैंड खुद श्योर नहीं था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो क्रीचर पूरी मैजिकल एनर्जी से बनी थी, पर वो यकीन से कह सकता था कि वो डीमन नहीं था। लिंग, अभी भी थोड़ी डर से कांपती हुई, ने बताया कि कैसे पूरा कमरा लाल रोशनी में डूब गया था, उसे फ्रीज कर दिया था, जैसे कोई डरावनी ताकत उस पर नजर गड़ाए हुए थी। ये एहसास उसे किसी भी हाई रैंक डीमन से ज्यादा इंटेंस लगा। रोलैंड ने विचेस को तसल्ली दी, कहा कि ऐसे मॉन्स्टर्स बहुत रेयर होते हैं, वरना ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती। फिलिस इस बात में शामिल नहीं हुई, बस चुपचाप रोलैंड और स्टीयरिंग व्हील को देखती रही। उसकी नजर पकड़ते हुए रोलैंड ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या तुम ड्राइव करना सीखना चाहती हो। फिलिस ने जोश में सिर हिलाया। उसे आंख मारते हुए रोलैंड ने मजाक में कहा कि हमें थोड़ी और चोरी करनी पड़ेगी ताकि हम रोज टेस्टी खाना, बड़ी हवेलियां और सबके लिए लग्जरी कार्स एंजॉय कर सकें। इससे फुल्डी का मूड एकदम बदल गया, खासकर जब खाने का जिक्र आया। उसने सिर्फ फिलिस से हैमबर्गर्स और हॉट पॉट के बारे में सुना था, पर अब तक उसे बस इंस्टेंट नूडल्स ही मिले थे। फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो भी उसे बहुत टेस्टी लगे। रियर व्यू मिरर से थकी हुई विचेस को देखते हुए रोलैंड ने वादा किया कि ये तो बस शुरुआत है। जब हमारे पास काफी पैसा होगा, तब हम दुनिया भर के सबसे टेस्टी खाने टेस्ट करेंगे। रोलैंड के इन शब्दों से विचेस में जान आ गई। वो सीधा बैठ गई, मुंह में पानी और एक्साइटमेंट से भरी हुई। फुल्डी ने कहा कि जैसे ही सब पूरी तरह हील हो जाएंगे, हमें जल्दी से अगले टारगेट पर मूव करना चाहिए, जिसको उसने ऑलरेडी स्कोप आउट कर लिया था। डॉन, जो इंजर्ड विचेस में से एक थी, ने भी जोश में कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कभी भी रेडी हूँ। कार का माहौल थकान से बदलकर अगले बड़े एडवेंचर, या यूं कहें रॉबरी के लिए एक्साइटमेंट में तब्दील हो गया। रोलैंड ने कभी नहीं सोचा था कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करना इतना आसान होगा। जब विचेस खाने के बारे में अपनी बातें जारी रखीं, वो धीरे धीरे कार को सिटी में ले गया। कार को ध्यान से छुपाने के बाद वो वेयरहाउस में वापस आए। सेफ खोलते ही उन्हें काफी सारे कैश के बंडल और कुछ ज्वेलरी मिले। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेडली कुछ स्पिनिंग नेचुरल फोर्सेस भी थे। रोलैंड ने सोचा कि क्या अब फॉलन लोग इन्हें करेंसी की तरह यूज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रोलैंड अपने अपार्टमेंट वापस आया। वो धीरे से अंदर घुस गया, पर देखा कि लिविंग रूम की लाइट्स अभी भी ऑन थी। जीरो लिविंग रूम में सो रही थी। उसके सामने उसकी किताबें बिखरी हुई थीं।
क्लियर था कि वो पढ़ रही थी और रोलैंड का वेट कर रही थी। जीरो को नींद में थूक टपकते देख रोलैंड के दिल को कुछ छुआ। भले ही वो सिर्फ टेनेंट और लैंडलॉर्ड थे, पर उसे उनके बीच एक हल्की सी फैमिली बॉन्ड जैसी फीलिंग होने लगी। उसने धीरे से जीरो को उठाया और उसके बेड तक ले गया, चादर ओढ़ा दी, फिर लिविंग रूम वापस आके उसकी किताबें अरेंज की। एक टेक्स्ट बुक ने उसका ध्यान खींचा, ओलंपियाड मैथमेटिक्स का था। इससे उसे अपने मिडिल स्कूल के दिन याद आ गए जब वो ओलंपियाड क्लासेस लेता था, पर उसे ये कोर्स इम्प्रैक्टिकल लगा था। रोलैंड को ओलंपियाड मैथमेटिक्स में कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उसने जल्दी ही वो छोड़ दिया था, तो नेचुरली उसे इसके कंटेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। पर जब उसने टेक्स्ट बुक खोली तो वो हैरान रह गया। वो ब्लैंक नहीं थी, उसकी सांसें एक्साइटमेंट से तेजी से चलने लगी। अगर आप सोच रहे हैं कि रोलैंड इतना थ्रिल्ड क्यों था, तो एक क्विक रिमाइंडर, ये ड्रीम वर्ल्ड अर्थ से बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है, तो यहाँ की किताबें, मटेरियल्स और रिकॉर्ड्स वैसा ही होता है जैसे अर्थ पर सिर्फ वही नॉलेज होता है जो रोलैंड खुद जानता है या पहले पढ़ा है। अगर वो किसी टॉपिक से अनफेमिलियर है या उसने कभी देखा नहीं, तो पेजेस ब्लैंक दिखाई देते हैं। अगली सीन में हम एक बर्फीली ठंडी जगह पर शिफ्ट होते हैं। ये और कोई नहीं, स्नोई माउंटेन्स हैं। एक टेंट के अंदर लाइटनिंग एक स्टोव के पास बैठी थी, एक जर्नल हाथ में लिए। उसने लिखा कि ये एक्सपीडिशन का तीसरा दिन था। भले ही विंटर के गुजरने के बाद 15 दिन हो चुके थे, यहाँ बर्फ अभी भी भारी थी। थैंकफुली शिप का बॉयलर हॉट वाटर और खाना सप्लाई करता रहा। अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक उन्होंने मार्च की मैजिकल आर्च एबिलिटी का यूज किया ताकि एंशिएंट रूइंस का पता लगाया जा सके, और एक तकीरा विच की मदद ली जो एक ड्रिलिंग वर्म में ट्रांसफर हुई थी ताकि पहाड़ों में टनल बनाया जा सके। पर मिशन उनके सोच से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग था। पहाड़ में ढेर सारी कैवर्न्स थीं, जिससे असली पैसेज ढूंढना मुश्किल हो रहा था जो रूइंस तक जाता था। लाइटनिंग और मेजी ने सर्च में कंट्रीब्यूशन दिया, पर प्रोग्रेस बहुत स्लो था। फिर भी लाइटनिंग का हौसला नहीं टूटा। जैसे उसका बाप हमेशा कहता था, एक्सप्लोरर्स हमेशा सफर पर होते हैं। जब लाइटनिंग अपना दिन रिकॉर्ड करके रेस्ट करने वाली थी, वेंडी टेंट में जल्दी से दाखिल हुई। वो घबराई हुई थी। उसने लाइटनिंग को बताया कि केव में एक इंसिडेंट हुआ है और फ्रैन गायब है। हैरान होकर लाइटनिंग तुरंत उठी और वेंडी के पीछे चली गई। वो इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंची। लाइटनिंग ने वहां झांक कर देखा जहां फ्रैन के गिरने की बात थी। नाइटिंगेल और एडिथ उसके पास खड़ी थीं, और एडिथ ने समझाया कि सिल्वी ने सही पैसेज ढूंढ लिया था और फ्रैन उस रास्ते को क्लियर कर रही थी, और शायद एक अनएक्सपेक्टेड क्लिफ की वजह से वो पिट में गिर गई। लाइटनिंग ने एडिथ के शब्दों पर गौर किया। उसने पूछा कि तुम्हारा शायद बोलने का क्या मतलब था। एडिथ ने डिटेल में बताया कि सिल्वी ने फ्रैन की मैजिकल एनर्जी को अचानक गायब होते देखा, पर जब मैं वहां पहुंची उसे पिट के नीचे कुछ भी नहीं दिखा। ये बात काफी शॉकिंग थी। अगर सिल्वी की एबिलिटीज नीचे क्या है वो नहीं देख सकती, तो ये क्लिफ सुपर डीप होना चाहिए। इसके दो ही एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, या तो डेप्थ सिल्वी की ऑब्जर्वेशन रेंज से ज्यादा थी, या फिर कोई चीज उसकी एबिलिटीज में इंटरफियर कर रही थी। बातें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। इसी दौरान थोड़ी दूरी पर एगाथा और तकीरा विचेस के बीच बहस शुरू हो गई, क्लियरली इस बात पर कि फ्रैन को तुरंत रेस्क्यू करने के लिए नीचे जाना चाहिए या नहीं। एक गहरी सांस लेते हुए लाइटनिंग को पता था कि रेस्क्यू मिशन बहुत खतरनाक होगा। नीचे का हिस्सा दुश्मनों का ट्रैप हो सकता था, या कोई अननोन क्रीचर का बसेरा, जैसे वो इनविजिबल मैंटिस जो उन्होंने कुछ महीने पहले देखा था। उसने एक और गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। एक क्वालिफाइड एक्सप्लोरर होने के नाते वो किसी भी कॉमरेड को नहीं छोड़ सकती थी। बहस करते ग्रुप के पास जाते हुए उसने कहा कि मैं पहले नीचे जाऊंगी और देखूंगी कि वहां क्या है। एक गॉड पनिशमेंट विच, जिसका नाम लाइटनिंग को याद आया एलेना था, एगाथा से बहस कर रही थी। बात करते हुए वो इस बात से चिंतित थीं कि कोई चीज विच की एबिलिटी को इंटरप्ट कर सकती है। आखिर रोलैंड ने हुक्म दिया था कि कोई भी अकेला एक्शन नहीं लेगा और सर्च फर्स्ट आर्मी के सपोर्ट के साथ होनी चाहिए। लाइटनिंग ने अपना प्लान शेयर किया, सजेशन दी कि वो मेरी कमर पर रस्सी बांधे। अगर मेरी एबिलिटीज फेल हो जाती हैं तो वो मुझे वापस खींच सकते हैं। एक शानदार एक्सप्लोरर होने के नाते लाइटनिंग न तो किसी कॉमरेड को छोड़ेगी और न ही बेबुनियाद काम करेगी। उसके पास खड़ी नाइटिंगेल ने फैसला किया कि वो लाइटनिंग के साथ पिट में जाएगी। उसकी एबिलिटी उसे मिस्ट में आसानी से नेविगेट करने देती थी, और क्लिफ्स उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थे। इससे उन्हें दुश्मनों का सामना होने पर जल्दी रिट्रीट करने में भी मदद मिलती। पर वेंडी ने सिर हिलाकर मना कर दिया और इस खतरे में डालने के खिलाफ थी। उसने कहा कि अगर नीचे कोई ताकतवर दुश्मन होगा तो 2 लोगों का नीचे जाना बहुत खतरनाक है। एलेना, शायद विच यूनियन की चिंता को समझते हुए, ने सबको कहा कि वो फ्रैन को नहीं छोड़ेगी और अकेली नीचे जाएगी। तब एगाथा की आवाज सख्त हो गई। उसने पूछा कि क्या 4 सदियों ने उन्हें ऑर्डर्स मानने की अहमियत भुला दी है। उसका टोन सीरियस था। एक बार फिर वो तकीरा एरा की हाई रैंकिंग विच बन गई। ये सुनते ही सारी गॉड पनिशमेंट विचेस चुप हो गईं, और एलेना ने आखिरकार एगाथा के ऑर्डर्स मान लिए और झुक गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एडिथ ने सबको बहस बंद करने को कहा। उसने याद दिलाया कि रोलैंड ने कहा था कि एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स सब पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए।
बस उन्हें फर्स्ट आर्मी को पिट में उतारने का तरीका ढूंढना है। पता चला एडिथ ने एक वाटरफॉल के पास एक क्लिफ ढूंढ लिया था। अगली सीन में लाइटनिंग को एक रस्सी से बंधा हुआ दिखाया गया। उसके ऊपर एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म थी। प्लेटफॉर्म पर विचेस, गॉड पनिशमेंट विचेस और 2 हेवी मशीन गन टीम्स थे। एगाथा ने अपनी पावर्स का यूज करके पानी को फ्रीज किया, क्लिफ के क्रैक्स को भर दिया ताकि लिफ्ट बास्केट का डिसेंट स्मूथ हो। पता चला एडिथ ने शिप के स्टीम इंजन को डिसमेंटल करने का आइडिया दिया था और गॉड पनिशमेंट विचेस से उसे स्नोई माउंटेन्स तक ट्रांसपोर्ट करवाया था। उन्होंने बर्फ के पानी को बॉयल करके इंजन चलाया, जिससे लिफ्ट बास्केट को पावर मिला और रेस्क्यू टीम सेफ तरीके से पिट में उतर सकी। एलेना मॉर्टल लोगों की इंटेलिजेंस पर हैरान रह गई। एगाथा ने सिर हिलाते हुए कहा कि शायद यहाँ सब में से एडिथ को ही किंग के विचारों की सबसे गहरी समझ थी। लाइटनिंग ने जल्दी से हिसाब लगाया और पता चला कि इससे उन्हें 600 गोल्ड का नुकसान होगा, पर वो मुस्कुरा दी, ये जानते हुए कि अगर रोलैंड यहाँ होता तो वो बिना झिझक अपने कॉमरेड को बचाने का फैसला करता। आखिर रोलैंड ऐसा ही इंसान था। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, सबके दिल में एक डबडबाहट सी बढ़ने लगी। इतनी ऊंचाई पर एक ऑर्डिनरी इंसान तो जरूर मर चुका होता, पर फ्रैन ड्रिलिंग वर्म के शरीर का यूज करती थी। उन्हें नहीं पता था कि वो ठीक है या नहीं। अचानक लाइटनिंग रुक गई, चिल्लाई कि आगे कुछ है। फिर उसने अपनी डिसेंट की स्पीड बढ़ा दी और आखिरकार नीचे पहुंच गई। उसने आसपास चेक किया पर फ्रैन नहीं दिखी। इसके बजाय उसने काली पत्थर की कई टावर्स देखी जो एक डीमन के कैंप जैसा लगा। नाइटिंगेल भी नीचे कूद पड़ी, कहने लगी कि ये शायद वो टावर है जो जायंट वर्म ने कुछ महीने पहले निगल लिया था। जब लिफ्ट पूरी तरह से नीचे उतरी, एगाथा ने आसपास का एरिया एनालाइज किया, पर फ्रैन का कोई पता नहीं चला। फर्स्ट आर्मी अलर्ट थी, पूरे एरिया को रोशन कर दिया। उन्होंने देखा कि टावर्स के दोनों तरफ गैप्स थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि फ्रैन शायद इन गैप्स में से किसी में गिर गई हो। एगाथा को पता था कि ये काले पत्थर के टावर्स गॉड पनिशमेंट स्टोन से बने होते हैं, ऐसा सुना गया था। पर ये टावर्स मैजिक को ब्रॉडली डिसरप्ट नहीं करते, बल्कि उसे आइसोलेट कर देते हैं। एगाथा ने अपनी एबिलिटी चैनल की और टावर पर वार किया, पर उस पर एक खरोंच भी नहीं आई। लाइटनिंग थोड़ा और नीचे उड़ी, उसे बहते पानी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि फ्रैन शायद अंडरग्राउंड रिवर की वजह से किसी एक तरफ गिर गई हो, जो ये भी समझा सकता है कि सिल्वी को फ्रैन क्यों नहीं दिखाई दी। एगाथा ने सिर हिलाया, सहमत होते हुए कि स्टोन टावर्स ने शायद सिल्वी की एबिलिटीज में इंटरफियर किया, अंडरग्राउंड रिवर का व्यू ऑब्स्क्योर कर दिया। उसने लाइटनिंग को ऊपर उड़ने और वेंडी को सिचुएशन बताने का ऑर्डर दिया ताकि ज्यादा लोग नीचे आए और यहाँ एक डिफेंसिव लाइन बनाई जाए। लाइटनिंग ने सिर हिलाया और तेजी से ऊपर चली गई। जल्दी ही टीम ने रिवर बैंक्स के साथ एक अंडरग्राउंड रिवर तक का रास्ता ढूंढ लिया। वो सब उस नजारे से एकदम मोहित हो गए। बेशुमार जुगनू, साफ पानी, अलग अलग प्रकार के मशरूम्स और चमकते हुए फ्रूट्स जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। नाइटिंगेल ने अफसोस जताया कि अगर नेवरविंटर सिटी में ऐसे ग्लोइंग फ्रूट्स होते तो रात में सड़कें और गलियां रोशन हो सकती थीं। लाइटनिंग इन फ्रूट्स और मशरूम्स को वापस ले जाकर उगाने के लिए एक्साइटेड थी, पर उसे ज्यादा जोश उन्हें टेस्ट करने का था। एगाथा ने एलेना की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या ड्रिलिंग वर्म स्विम कर सकते हैं, जिसके जवाब में एलेना ने सिर हिला दिया। उसे भी ये नहीं पता था। ग्रुप के पास सिर्फ रिवर के बहाव के साथ आगे बढ़ने का ऑप्शन था। नाइटिंगेल ने पानी की दिशा देखते हुए अंदाजा लगाया कि ये अंडरग्राउंड रिवर शायद सदर्न हिल्स की तरफ जाती है। लाइटनिंग कंफ्यूज थी। वो उस एरिया में कई बार जा चुकी थी, पर उसे याद था कि वहां कोई रिवर नहीं थी। ये सारा पानी कहाँ जा रहा था? अचानक आगे से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। सबने अपने हथियार निकाल लिए। नाइटिंगेल ने अपनी एबिलिटीज यूज की, पर आगे कोई मैजिकल एनर्जी डिटेक्ट नहीं हुई। वो थोड़ा और आगे बढ़े और एक एग जैसी चीज दिखी। एलेना ने गॉड पनिशमेंट विचेस को इशारा किया कि वो पास जाकर देखें, पर वो चीज डिस्टर्बिंगली ग्रोटेस्क लग रही थी, जिससे लाइटनिंग सोचने लगी कि इतना बड़ा एग किस क्रीचर ने दिया होगा। जब वो उसे देख रहे थे, एक गॉड पनिशमेंट विच ने खतरा महसूस किया और अपनी तलवार एग में घुसा दी। एक तेजी से ऊपर की तरफ झटके के साथ एग 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें से कोई फ्लूइड स्प्रे हो गया। हैरानी की बात थी कि अंदर से एक डीमन निकला। फिर पूरा एग हिलने लगा, एक क्रीचर में बदलता हुआ, जो स्टोन वॉल पर चढ़कर भागने लगा। नाइटिंगेल ने जल्दी से उसका पीछा किया, अपना डैगर निकाला और उसके सिर में जोर से घुसा दिया। ग्रुप ने डर के साथ ये रियलाइज किया कि शायद डीमंस इन एग्स से स्पॉन हो रहे थे। एगाथा ने डीमन के कॉर्प्स को हैरानी से देखा। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। देखने से लगता था कि डीमन पूरी तरह मैच्योर हो चुका था। ग्रुप जैसे ही आगे बढ़ा, उन्हें और एग्स मिले, पर हर बार अंदर कुछ अलग चीज थी। एक एग में तो एक इंसान भी था। इस भयानक खोज से साफ हो गया कि ये एग्स डीमंस और ह्यूमंस दोनों को प्रे की तरह यूज कर रहे थे। पर ये एग्स इन्हें कैसे पकड़ रहे थे? और क्या ये हो सकता है कि उन्होंने नेवरविंटर के टेरिटरी में घुसपैठ कर ली हो? ये सवाल सबके दिमाग में भारी था। अचानक नाइटिंगेल ने आगे एक मैजिकल रिएक्शन सेंस किया। उसे लगा कि ये फ्रैन ही होगी और वो तेजी से आगे भागी। बाकी ग्रुप भी जल्दी से उसके पीछे चला। जैसे ही नाइटिंगेल पास पहुंची,
उसे साफ दिखना मुश्किल होने लगा। बस कुछ ही सेकंड्स बाद कई गनशॉट्स की आवाज गूंजी। ग्रुप ने अपने कदम और तेज किए और लाइटनिंग ने अपनी पिस्टल निकालकर नाइटिंगेल की लोकेशन की तरफ उड़ान भरी। लकीली नाइटिंगेल ठीक थी। उसने एक मैजिक स्टोन एक्टिवेट किया रोशनी के लिए और कई मरे हुए डिमोनिक बीस्ट्स के ऊपर खड़ी थी। ये वही इनविजिबल मैंटिस थी। नाइटिंगेल ने कॉन्फिडेंटली अपनी पिस्टल बेल्ट में वापस रखी, दावा करते हुए कि कोई भी चीज उसकी आंखों से नहीं बच सकती। फिर उसने फ्रैन को थपकी दी जो उसके पास बंधी हुई थी। फ्रैन थोड़ी सी हिल रही थी और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसका मुंह शायद सील्ड था। जब लाइटनिंग ने आसपास चेक किया, उसे एक पत्थर का मॉन्यूमेंट दिखा। नाइटिंगेल उसके साथ आई और ये साफ हो गया कि उन्होंने आखिरकार स्नो माउंटेन रूइंस ढूंढ लिए थे। ग्रुप ने उनका पीछा किया और नाइटिंगेल ने बताया क्या हुआ था। फ्रैन को डिमोनिक बीस्ट्स ने पकड़ लिया था और ये रूइंस का हिस्सा था, पर दुश्मन अभी भी आसपास हो सकता था। सबने मिलकर फ्रैन को बांधने वाली चीज को हटा दिया। फ्रैन को बचाने के बाद अगला कदम था फर्स्ट आर्मी के साथ एक डिफेंसिव लाइन बनाने का। फिर आगे बढ़ने से पहले जब फ्रैन आखिरकार बोल पाई, उसने सबको चेतावनी दी कि ऊपर मत देखो। पर यह सुनते ही लाइटनिंग ने इंस्टिंक्ट से ऊपर देखा। ऊपर अंधेरे कैवर्न के सीलिंग में एक क्रिम्सन आंख उभरी, फिर दूसरी, तीसरी और फिर अनगिनत आंखें। अनगिनत आंखों ने पूरी कैवर्न को रोशन कर दिया। उनकी भयानक नजर लाइटनिंग पर टिकी हुई थी। इस दौरान जमीन के ऊपर एडिथ और ब्रायन अभी भी फर्स्ट आर्मी को डिफेंसेस बनाने के लिए डायरेक्ट कर रहे थे। जब एडिथ को लगा कि उसने कुछ सुना, ब्रायन ने कुछ नहीं सुना और सोचा कि एडिथ शायद थोड़ी क्यूरियस है। उसने सजेस्ट किया कि वो थोड़ी रेस्ट कर ले। एडिथ ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी मुस्कान देखकर ब्रायन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जल्दी से टॉपिक बदला। पूछा कि मशीन गन कहाँ पोजीशन करनी चाहिए। एडिथ ने एक ऊंचे ग्राउंड की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अचानक एडिथ ने कुछ अजीब देखा। जमीन पर घास हिल रही थी, जैसे कोई उस पर चल रहा हो। इससे पहले कि वो सोल्जर्स को वार्न करती, एक तेजी से स्विशिंग आवाज के साथ एक भयानक नजारा सामने आया। एक सिपाही का सिर उसके कंधों से अलग हो गया। उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान जमी हुई थी। बस एक सेकंड पहले वो अपने दोस्त के साथ मजे कर रहा था और अब वो मर चुका था। दुश्मन का हमला, एडिथ ने आखिरकार चिल्लाकर कहा और फिर जोर से बोली, दुश्मन इनविजिबल है। तुरंत ही कई और सोल्जर भयानक तरीके से सिर काटकर मार दिए गए। ये रियलाइज करते हुए कि एक से ज्यादा अटैकर हैं, एडिथ ने एक डैगर उस दिशा में फेंकी जहां सोल्जर गिरे थे, ताकि अटैकर की पोजीशन का अंदाजा लगाए। डैगर डिफ्लेक्ट हो गया। उसने फिर अपनी तलवार निकाली और जहां उसने कैलकुलेट किया था वहां थ्रस्ट किया। उसे लगा कि उसने कुछ चीज में घुसाया। उसने शायद दुश्मन के पेट को एम किया था। जब वो रिट्रीट करने वाली थी, खतरे को भांपकर उसने इंस्टिंक्टिवली झुक लिया और उसे लगा कि कुछ चीज उसके सिर के पीछे से गुजरी, उसके कुछ बाल काटकर। एडिथ जल्दी से पीछे हटी, ये समझते हुए कि दुश्मन के पास कम से कम 2 हथियार थे। उसने तुरंत फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स को उसकी दिशा में फायर करने को कहा। सोल्जर जल्दी से मुड़ गए और गोलीबारी उस तरफ चली जहां एडिथ थी। एक बड़े मैंटिस का रूप दिखाई दिया जब वो गन फायर से टुकड़े टुकड़े हो गया। डिमोनिक बीस्ट जल्दी ही मरकर गिर गया, पर आसपास अभी भी कई और थे जो फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स को मार रहे थे। अचानक कई फिगर्स आगे बढ़े, इनविजिबल मैंटिस पर वार करते हुए। एक रोशनी का झटका सा दिखाई दिया, जिससे क्रीचर की पोजीशन थोड़ी देर के लिए दिखी और गॉड पनिशमेंट विचेस उभर आईं, बाकी बीस्ट्स पर तेजी से हमला करते हुए। एडिथ ने राहत की सांस ली जब एक गॉड पनिशमेंट विच ने हाथ बढ़ाया, पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो। विच ने अफसोस जताया कि वो अभी भी लेट हो गई। उसने एडिथ को एडवाइस दी कि वो फर्स्ट आर्मी के साथ रिट्रीट करे और डिमोनिक बीस्ट्स को हम पर छोड़ दे। एडिथ ने पूछा कि वो इनविजिबल दुश्मनों को कैसे देख पाई। पता चला गॉड पनिशमेंट स्टोन्स दुश्मन की इनविजिबिलिटी को टेम्पररीली डिसरप्ट कर सकते हैं। विच ने समझाया कि स्टोन्स की इफेक्टिवनेस लाइट, डिस्टेंस और अटेंशन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ज्यादातर स्टोन्स का रेडियस शायद 2 मीटर या उससे कम होता है और ये क्रीचर्स बहुत तेजी से हरकत करते हैं। इतनी कम रोशनी में इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एडिथ ने नोट किया कि इन डिमोनिक बीस्ट्स की स्पीड, स्ट्रेंथ और अटैक रेंज बहुत खतरनाक थी, इतनी कि कोई नॉर्मल इंसान टाइम पर रिएक्ट नहीं कर सकता। ब्रायन गायरे हुए सिपाहियों को देखते हुए खुद को कोसा कि उसने बार्ब्ड वायर पहले क्यों नहीं लगाई। गॉड पनिशमेंट विचेस ने सबको जल्दी रिट्रीट करने को कहा, क्योंकि पहले के शोर ने पूरे स्नोई माउंटेन को अलर्ट कर दिया था। तब एडिथ को एहसास हुआ कि जो आवाजें उसने सुनी थीं, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं थी। गॉड पनिशमेंट विचेस हैरान थी कि एडिथ ने भी वो आवाजें सुनी, क्योंकि उनका टच और टेस्ट का सेंस खत्म हो चुका था और उनकी साइट और हियरिंग काफी बेहतर हो गई थी। ये अनएक्सपेक्टेड था कि एक मॉर्टल भी ये आवाजें सुन सकता है। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए एडिथ ने जल्दी से फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो लाइन में ऊपर चढ़ें, जबकि गॉड पनिशमेंट विचेस गार्ड पर रहीं। मार्च ने अपनी एबिलिटी का यूज करके सबको ऊपर ट्रांसपोर्ट किया, पर जैसे ही वो चल रहे थे, अचानक इंटेंस गनफायर की आवाज सुनाई दी।
ग्रुप के चेहरे सख्त हो गए और उन्होंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। जैसे ही ग्रुप केव से बाहर निकला, सोल्जर्स ने तुरंत उनका स्वागत किया। वो जल्दी से अपने हथियार रीलोड कर रहे थे और रिपोर्ट दे रहे थे कि डिमोनिक बीस्ट्स का एक झुंड स्नोई माउंटेन से नीचे आ रहा है। सबने ऊपर देखा, अनगिनत बीस्ट्स नीचे चार्ज कर रहे थे। एडिथ को शक हुआ कि पहले सुना गया आवाज शायद इन बीस्ट्स को बुलाने का सिग्नल था। उसने याद किया कि उसने रोलैंड की लिखी एक किताब पढ़ी थी जिसमें इस दुनिया के एक अजीब तरह के साउंड का जिक्र था। भले ही इंसान उसे सुन नहीं सकते, पर कुछ क्रीचर्स के लिए वो बिल्कुल साफ होता है और वो उसे अपनी स्पीशीज के अंदर यूनिक कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा लगता था कि अब वो उसी फेनोमेनन का सामना कर रहे थे। एक सोल्जर पास आया। उसने रिपोर्ट दिया कि मेजी ने जंगल में अनयूजुअल डिमोनिक बीस्ट एक्टिविटी देखी थी। शायद वो भी स्नोई माउंटेन की तरफ आ रहे थे। ब्रायन वही खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। एडिथ को लगा कि ब्रायन अभी भी काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। एक कमांडर को कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने कंफ्यूजन या हेल्पलेसनेस नहीं दिखानी चाहिए। तेजी से एक्शन लेते हुए एडिथ ने ब्रायन को ऑर्डर दिया कि वो माउंटेन के बाहर तैनात फर्स्ट आर्मी को रैली करे, सबको केव के एंट्रेंस पर जमा करे ताकि एक डिफेंस लाइन बनाई जा सके। साथ ही सारी हैवी मशीन गन्स डिप्लॉय करने को कहा। उसने मेसी को नेवर विंटर वापस उड़ने और तुरंत किंग रोलैंड से रीइंफोर्समेंट्स के लिए कांटेक्ट करने का ऑर्डर दिया। उनके पास अभी के लिए काफी सप्लाईज और एम्यूनिशन थे, पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे क्योंकि डिमोनिक बीस्ट स्विम नहीं कर सकते थे। एडिथ ने ऑर्डर दिया कि सीमेंट शिप्स जो बाहर मूड थे उन्हें छोड़ना नहीं है, पर शिप पर 10 लोगों को छोड़ दो ताकि वो डिमोनिक बीस्ट्स को शिप्स के साथ रोके रखें। आखिर में उसने सबको गॉड पनिशमेंट स्टोन्स आसपास दफनाने का ऑर्डर दिया ताकि कोई इनविजिबल मैंटिस एम्बुश न कर सके। इसके अलावा गॉड पनिशमेंट विचेस को नीचे भेजते रहना जरूरी था ताकि वहां ऑलरेडी मौजूद लोगों को रीइंफोर्स किया जा सके। एक्सप्लोरेशन टीम को ढूंढने के लिए सबको एक साथ जमा करना जरूरी था और उन्हें तेजी से एक्शन लेना था। एडिथ को शक था कि जो मिस्टीरियस साउंड उन्होंने सुना वो सब कुछ का की था। ब्रायन ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से एडिथ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने लगा। इस दौरान अंडरग्राउंड एगाथा को अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ और जो अभी हुआ वो काफी बुरा था। पता चला ग्रुप फ्रैन के शरीर के अंदर चला गया था और अगाथा ने इसे एक बदबूदार स्लाइम से भरी बोरी में बंद कर बार बार दीवार से टकराने जैसा डिस्क्राइब किया। नाइटिंगेल धुंध से बाहर निकलते हुए ने कहा कि एगाथा का डिस्क्रिप्शन पेनफुली एक्यूरेट था, पर अगर फ्रैन उन्हें बाहर न ले जाती तो हम बड़े खतरे में होते। फ्रैन ने डरते डरते पूछा कि क्या वो ज्यादा रफ थी, पर उसकी सांस से एगाथा को फिर से उल्टी जैसा लगा। लाइटनिंग ने कंफर्म किया कि एक जायंट वर्म के अंदर निगले जाने और बिना किसी चोट के बाहर आना एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस था। एलेना ने आंखें तिरछी करके कहा कि उसे जलन हो रही है कि वो लोग बदबू सूंघ सकते हैं और चिपचिपापन महसूस कर सकते हैं। खैर, एगाथा ने 2 बार खांसा और एक मुस्कान के साथ बात को टाल दिया। इस टॉपिक पर ज्यादा रुकना नहीं चाहा। इसके बजाय उसने ग्रुप का फोकस उनकी अगली कार्रवाई पर लगाया। अभी का हादसा विचेस को परेशान कर गया था। उनके दिमाग में ऊपर दिखने वाली अनगिनत क्रिम्सन आंखें और वो भयानक आवाज घूम रही थी जिसने हाइब्रिड डिमोनिक बीस्ट्स के झुंड को रूइंस की गहराई से उनकी तरफ भागते हुए छोड़ दिया था। इससे पहले उस क्रिटिकल मोमेंट में फ्रैन ने सही फैसला लिया। उसने नाइटिंगेल के अलावा सबको अपने पेट में निगल लिया और केव की दीवार में घुसने के लिए मुड़ गई। जब उसका पूरा शरीर पत्थर में धंस गया, डिमोनिक बीस्ट्स उस तक पहुंच गए और उसके शरीर पर बुरी तरह से हमला करने लगे। भले ही नाइटिंगेल ने कवर दिया, दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। दर्द सहकर फ्रैन ने 10 मीटर से ज्यादा केव में ड्रिल किया, फिर अपने बड़े शरीर को जोर से घुमाया ताकि पीछा करने वाले बीस्ट्स को कुचल दे। उसने अपनी पूंछ को केव के सीलिंग पर मारा जिससे ऊपर का पत्थर टूटकर गिर गया और एंट्रेंस सील हो गया और वो आखिरकार भाग निकली। लकीली सब लोग बिना किसी चोट के बाहर आए। अब जब उन्हें सांस लेने का मौका मिला तब जाकर उन्हें फ्रैन से पूछने का समय मिला कि आखिर हुआ क्या था। फ्रैन ने समझाया कि जिस वक्त उसने पैसेज को तोड़ा उसके नीचे का पत्थर अचानक धंस गया। वो रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही गिर गई। वो पिट के नीचे तक गई और फिर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो कई इनविजिबल चीजें उसे ले जा रही थीं और जल्दी से उसे बांध दिया गया। खुशी की बात थी कि उसे तुरंत खाया नहीं गया। केव के अंदर फ्रैन ने बताना शुरू किया कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। जब उसे पकड़कर यहाँ घसीटा गया, उसने भी इंस्टिंक्ट से ऊपर देखा और एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर के साथ आंखें मिलाई जो ऊपर थी। तब जाकर उसे पता चला कि वो क्रीचर कितना बड़ा था, पर फ्रैन की सांस की बदबू सच में सहना मुश्किल था। एगाथा ने सिर घुमाया, सांस रोकते हुए फ्रैन से बात जारी रखने को कहा। फ्रैन को समझ नहीं आ रहा था कि उस क्रीचर को कैसे डिस्क्राइब करे। उसके लिए वो जैसे कुछ दबाए हुए ऑर्गन्स का ढेर था जिसमें ढेर सारी आंखें लगी हुई थीं, जैसे दोनों को जल्दी जल्दी जोड़ा गया हो। ये सुन के सब सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें यह समझ आया कि पहले उन्हें यहाँ से निकलने का तरीका सोचना चाहिए। एलेना ने फ्रैन को थपकी दी, पूछा कि क्या तुम अभी भी चल सकती हो। फ्रैन ने सिर हिलाकर कहा कि मैं पूरी तरह खाली हो चुकी हूँ और मुझे खाने की जरूरत है।
पर ग्रुप के पास जितना भी राशन था वो फ्रैन के दांतों के गैप्स भरने के लिए भी काफी नहीं था। एलेना ने सजेस्ट किया कि रेस्क्यू का वेट करें, पर एगाथा ने पॉइंट आउट किया कि छोटी सी जगह और ऑक्सीजन की कमी में हम एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। इसके अलावा डिमोनिक बीस्ट्स बाहर जमा हो चुके थे और फर्स्ट आर्मी शायद ऊपर लड़ाई में उलझी हुई थी। उनके छोटे से ग्रुप के पास खुद के दम पर बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था और फ्रैन के लिए अगर वो उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो उसके पास रेजिस्ट करने का कोई तरीका नहीं होगा। नाइटिंगेल ने मुंह फेर लिया। दोनों में से कोई एक चुनना नहीं चाहती थी और उसने अकेली बाहर स्काउट करने का फैसला किया। तब फ्रैन ने बोलना शुरू किया, कहा कि मुझे छोड़ देना ठीक होगा क्योंकि एक तकीरा विच होने के नाते मुझे कभी बलिदान से डर नहीं लगता। पर उसने ये भी याद किया कि उसके अंदर शायद कुछ चीज अभी भी ग्रुप के काम आ सकती है। वो थोड़ी इधर उधर हिली, फिर तड़प कर धीरे धीरे कुछ आयरन बॉक्सेस थूक दी जो चिपचिपी लार से ढके हुए थे। पता चला ये फर्स्ट आर्मी के एनकैंपमेंट सप्लाईज थे जिन्हें उसने निकल लिया था क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट करना आसान था। बॉक्स खोलने पर अलग अलग टूल्स जैसे शवल्स और पिकैक्सेस मिले और एक बॉक्स में एगाथा को कुछ चीजें मिली जो केमिकल डिपार्टमेंट ने बनाई हुई लग रही थी। एगाथा ने तुरंत उन्हें पहचाना, ये एक्सप्लोसिव्स थे। उसने जल्दी से सबको दिखाया, समझाया कि ये कैसे काम करते हैं, जिससे गॉड पनिशमेंट विचेस ने तुरंत सोचा कि ये रोलैंड के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। उनके लिए ये चीजें पहाड़ हिलाने और धरती चीरने का दम रखती थीं। अचानक एलेना ने पिकैक्स फेंक दिया। वो खुश नहीं दिख रही थी और न ही उसके पीछे खड़ी तकीरा विचेस। एलेना ने गुस्से में पूछा कि क्या किसी ने नहीं सोचा कि ये एक्सप्लोजिव्स फ्रैन के अंदर धमाका कर सकते थे। एगाथा ने शांति से समझाया कि जो उन्होंने देखे वो सिर्फ लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप्स थे। उसने एक पैकेट निकाला जिसमें कॉपर ट्यूब्स और पतली कॉर्ड्स थीं और बताया कि इन्हें एक्सप्लोजिव में डालना पड़ता है। बिना इस प्रिपरेशन के नॉर्मल इम्पैक्ट से ये नहीं फटेंगे। अपनी जल्दबाजी को रियलाइज करते हुए एलेना ने अपने आउटबर्स्ट के लिए माफी मांगी। एगाथा ने हाथ हिलाकर बात टाल दी और सबको फिर से इकट्ठा होने को कहा। क्यूरियस होके बाकी तकीरा विचेस ने एक्सप्लोजिव्स को देखा, बच्चों की तरह उन्हें हाथ में लिया। पर एगाथा खुद भी इन चीजों से ज्यादा फेमिलियर नहीं थी। तभी लाइटनिंग पास आई और समझाया कि जो रेड मार्किंग वाले हैं वो फ्यूज डेटोनेटर्स हैं जिन्हें चलाना पड़ता है और ब्लू मार्किंग वाले पुल डेटोनेटर्स हैं जिन्हें बस कॉर्ड खींचकर एक्टिवेट किया जाता है। एक येलो मार्किंग वाला टाइप भी होता है जो इलेक्ट्रिकल डेटोनेशन के लिए है, पर यहाँ वो नहीं दिखा। एगाथा इम्प्रेस्ड होकर उसने पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो लाइटनिंग ने जवाब दिया कि वो हमेशा फर्स्ट आर्मी के नए हथियारों को चेक करने जाती है। जल्दी ही उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया। वो केव के एंट्रेंस पर एक्सप्लोजिव्स दफनाएंगे ताकि एक रास्ता बन सके, फिर फ्रैन को उठाकर रिट्रीट करेंगे। अगर डिमोनिक बीस्ट्स मिले तो वो पीछे एक्सप्लोजिव्स फेंकते रहेंगे। एलेना का विश्वास था कि अगर एक्सप्लोजिव्स दुश्मनों को रोक सकते हैं तो वो फ्रैन को उठाकर ले जा सकेंगे। फ्रैन ने फिर से जिद की कि वो उसे छोड़ सकते हैं, पर उसकी बात को झट से इग्नोर कर दिया गया। भले ही तकीरा विचेस बलिदान से न डरती हों, पर वो अपनी एक बहन को कभी नहीं छोड़ सकती थीं। एगाथा ने सिर हिलाया क्योंकि इतनी छोटी जगह में एक्सप्लोजिव्स जलाना उनके लिए भी खतरनाक था। पर अगर हम एक ज्यादा खुली कैवर्न में चले गए तो ब्लास्ट का असर काफी कम हो जाता। इसके अलावा यहाँ कोई फायर आर्म्स नहीं थे और बचे हुए डिमोनिक बीस्ट्स का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। वो फिर से खामोश हो गए जब तक नाइटिंगेल वापस आई और फ्रैन पर बैठ गई, सजेशन देते हुए कि क्यों न बस उस आई मॉन्स्टर को ही खत्म कर दिया जाए। एलेना ने पॉइंट आउट किया कि हम उड़ नहीं सकते, शायद लाइटनिंग के बारे में भूल गई। पर इससे पहले कि लाइटनिंग जवाब देती, एगाथा ने बीच में बोला, यह बताते हुए कि आसपास कुछ डिमोनिक बीस्ट्स भी हैं जो उड़ सकते हैं। इस दौरान लाइटनिंग की मोबिलिटी हैवी लोड उठाने से काफी लिमिट हो जाती, जिससे वो डिमोनिक बीस्ट्स का निशाना बन सकती थी। नाइटिंगेल ने इसे हाथ से टाल दिया, कहा कि उसका इरादा पहले से ही लाइटनिंग को भेजने का नहीं था। इसके बजाय वो खुद एक्सप्लोजिव्स को मॉन्स्टर के मुंह में डाल देगी। एगाथा हैरान रह गई क्योंकि नाइटिंगेल को जरूर पता था कि मॉन्स्टर उसकी एबिलिटी को देख सकता है। नाइटिंगेल ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि भले ही मॉन्स्टर मुझे देख सके, पर बाकी डिमोनिक बीस्ट्स नहीं देख सकते। सबको तसल्ली देते हुए उसने एक्सप्लोजिव्स को अपने बैग में डालना शुरू किया। जब एगाथा और कुछ बोलने वाली थी, एक जानी पहचानी और परेशान करने वाली आवाज उनके पीछे से आई। मुड़कर देखा तो वो एक और डिवाउरिंग वर्म था, बिल्कुल फ्रैन जैसा। साफ था कि दुश्मन ने अटैक शुरू कर दिया था। नाइटिंगेल ने बाकियों को चिंता न करने का इशारा किया और एक बार फिर मिस्ट में गायब हो गई। लोग आज उसे नाइटिंगेल के नाम से जानते हैं, पर सालों पहले उसका टाइटल पूरे किंगडम में गूंजा करता था। और भले ही कुछ लोग भूल गए हों, वो कभी शैडो में असैसिन के नाम से जानी जाती थी। वो अपनी एबिलिटी में घुस गई मिस्ट के वर्ल्ड में और जल्दी से मॉन्स्टर का पता लगा लिया। इसी वक्त उनकी आंखें मिली। अब उसे साफ था कि ये मॉन्स्टर कोई हाइब्रिड डिमोनिक बीस्ट नहीं था, बल्कि कुछ और था। अनगिनत आंखें नाइटिंगेल की तरफ मुड़ गईं जब वो उस मॉन्स्टरस क्रीचर के पास पहुंची, उसकी तरफ भागते डिमोनिक बीस्ट्स के बीच से डॉज करते हुए। पर कोई भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं कर सका। वो एक बीस्ट से दूसरे पर कूदती रही, अपने टारगेट के और करीब पहुंचती हुई। अचानक उसने खतरा सेंस किया और जल्दी से झुक गई।
वो अटैक से बच गई और पीछे कूदी। एक सेकंड में रियलाइज किया कि ये फिर से इनविजिबल मैंटिस था और लगता था कि ये क्रीचर्स उसकी मिस्ट को भी देख सकते हैं। बिना किसी झिझक के नाइटिंगेल ने सबसे करीबी मैंटिस की तरफ चार्ज किया। बहुत समय हो गया था जब नाइटिंगेल ने अकेले लड़ने के एक्साइटमेंट को महसूस किया था, वो एहसास जो उसे उसके पुराने दिनों में ले गया जब वो वेंडी, रोलैंड और बाकी सबसे नहीं मिली थी। थोड़ी देर बाद उसके हाथ पर एक छोटा सा कट दिखाई दिया, पर वो पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने मैंटिस क्रीचर्स की जान लेते हुए अपने ऊपर कई जख्म झेल लिए। शुक्र है उसका नाइट सूट जो सोराया के स्पेशल मटेरियल से बना था उसे थोड़ी प्रोटेक्शन दी। ग्रे कासल में वेंडी की यादें उसके दिमाग में आईं और उसे एहसास हुआ कि वो सच में अकेली नहीं थी। उसने अपनी पिस्टल निकाली। अचानक एक और मैंटिस के सामने दिखाई दी और एक तेजी से शॉट मारकर उसका सिर उड़ा दिया। उसने और शॉट्स फायर किए और मैंटिस को मार डाला। अपने पेट पर जख्म को पकड़ते हुए दर्द से पसीना छूट रहा था। अभी भी 5 मैंटिस बचे थे। मैंटिस से लड़ते हुए नाइटिंगेल सोच रही थी कि ये क्रीचर कैसे सारे डिमोनिक बीस्ट्स को कमांड कर पा रहा है। इसका अटैक्स को कोऑर्डिनेट करने का लेवल ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा क्रीचर नेवरविंटर सिटी और खासकर रोलैंड के लिए एक बड़ा खतरा था। अब तक पिस्टल की गोली खत्म हो चुकी थी और उसे रीलोड का समय नहीं मिला। मजबूरन उसने पिस्टल होल्स्टर में डाल दी। वो तेजी से एक मैंटिस की तरफ भागी, उसके पीछे घूमी और उसे अपने मिस्ट में खींच लिया। इसी वक्त क्रीचर का एक टेंटिकल नाइटिंगेल की तरफ लपका, पर यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। एक मैंटिस को मिस्ट में खींचने से न सिर्फ उसकी मैजिक कंजम्पशन बढ़ती थी, बल्कि मिस्ट वर्ल्ड भी अनस्टेबल हो जाता था। पर यह बहुत काम का हो सकता है। जैसे ही टेंटिकल स्ट्राइक आया, वो मिस्ट वर्ल्ड के कांटेक्ट में आया, जिससे वो गुमराह हो गया और गलती से आखिरी मैंटिस को मार डाला। मिस्ट वर्ल्ड से बाहर आते ही मैंटिस के लाशों का ढेर बिखरा हुआ था और बचे हुए डिमोनिक बीस्ट्स नाइटिंगेल से डरने लगे। क्रीचर ने तब एक दहाड़ निकाली। मौका देखकर वो आगे भागी। करीब पहुंचकर उसे कोई मुंह नहीं दिखा, बल्कि एक खुला हिस्सा दिखा जहां एक ऑर्गन था जो दिल जैसा लगता था। उसने सोचा कि अगर वहां एक्सप्लोसिव डाल दिया जाए तो शायद बड़ा नुकसान हो सकता है। जब मॉन्स्टर के टेंटिकल्स अपना रिलेंटलेस अटैक जारी रखे, वो हर अटैक से बच गई और अपने टारगेट के करीब पहुंचती गई। अचानक एक छलांग के साथ उसने अपना बैकपैक निकाला और पूरा बैग उस ओपनिंग में डाल दिया। तेजी से डेटोनेटर कॉर्ड खींच ली। फिर उसने क्रीचर को ठोकर मारी। रिकॉइल का यूज करके खुद को पीछे धकेला और नीचे एक अंडरग्राउंड लेक की तरफ गिर गई। मॉन्स्टर ने एक और दहाड़ निकाली और उसे अचानक रोलैंड की कही बात याद आई। एक सच्चा वॉरियर कभी धमाके की तरफ पीछे नहीं देखता। वो मुस्कुरा दी, पर वो इतनी थक चुकी थी कि सिर घुमाने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर मॉन्स्टर का शरीर फूलने लगा और एक जोर का धमाका गूंजा। जब वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसकी चीखें धमाके की आवाज के साथ मिल गईं। ब्लास्ट ने लेक में एक वॉर्टेक्स बनाया और अपनी आखिरी ताकत का यूज करके नाइटिंगेल ने मिस्ट वर्ल्ड में वापस एंटर किया। तेजी से सरफेस पर आई और पानी से बाहर निकली। जब वो लेक के किनारे बेबस लेटी हुई थी और बेहोश होने वाली थी, एक डिवाउरिंग वर्म दीवार तोड़कर बाहर आया। कुछ ही पल बाद ग्रुप ने चिंता के साथ ये देखा। फ्रैन ने घबराते हुए पूछा कि क्या नाइटिंगेल ठीक है, और एगाथा ने ध्यान से उसकी जांच की। देखा कि काफी चोटें आई थीं और नाइटिंगेल ने अपनी सारी मैजिक खत्म कर दी थी। एलेना ने धीरे से बेहोश नाइटिंगेल को उठाया और ग्रुप जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगा। पर ऊपर राइदिंग ट्विस्टेड मॉन्स्टर अभी भी दर्द भरी चीखें निकाल रहा था। साफ था कि वो पूरी तरह मरा नहीं था, पर एगाथा अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उसने कहा कि पहले निकल जाना चाहिए, बाकी काम फर्स्ट आर्मी संभाल लेगी। लाइटनिंग ने मुंह बनाया और धीरे से अपना डैगर वापस रखा। तभी जब वो जाने वाले थे, पानी से बड़े बड़े स्केलेटल हाथ उभरे और मॉन्स्टर को गहराई में खींच ले गए। पर मॉन्स्टर ने आखिरी बार ग्रुप की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। इस दौरान बाहर डिमोनिक बीस्ट्स आखिरकार रिट्रीट करने लगे। फर्स्ट आर्मी के सिपाही खुशी से चिल्लाए। एक ने अपनी स्मोकिंग हैवी मशीन गन की तरफ देखते हुए शिकायत की कि ये बीस्ट्स चर्च के गॉड पनिशमेंट आर्मी जैसी डरावनी नहीं है। दूसरा बंदा इससे सहमत नहीं था। उसने कहा कि अपने आप को ज्यादा क्रेडिट मत दो। अगर इस मैजेस्टी के बनाए हथियार ना होते तो वो अभी भी भालों और तीरों से डिमोनिक बीस्ट से लड़ रहे होते। उनके कैप्टन ने उन्हें चुप रहने का ऑर्डर दिया और गन बैरल्स बदलने और एम्यूनिशन रीलोड करने का काम शुरू किया। एडिथ ने सोल्जर्स को देखा और सोचा कि कुछ डिमोनिक बीस्ट्स में थोड़ी सी इंटेलिजेंस साफ दिख रही थी। उसने देखा कि कैसे कई हाइब्रिड बीस्ट साइड में बैठे थे। उन पर चार्ज नहीं किया, बल्कि चीख रहे थे जैसे बाकी डिमोनिक बीस्ट्स को चार्ज करने के लिए उकसा रहे हों। इस बात पर सोचते हुए वो सोचने लगी कि इन्हें कौन या क्या कमांड कर रहा था और पहले सुना गया आवाज और डिमोनिक बीस्ट्स का क्या कनेक्शन था। एडिथ को इसका जवाब नहीं सूझा और शायद सिर्फ रोलैंड ही जवाब दे सकता था। उसकी सोच को ब्रायन ने रोका, जो जल्दी से आया और अपना रिस्पेक्ट दिखाया। एडिथ उनकी कामयाबी में एक बड़ा हिस्सा थी और ब्रायन ने जिद की कि वो किंग को पूरी डिटेल्स रिपोर्ट करेगा। एडिथ ने बस मुस्कुरा दिया।
कहा कि मुझे रिपोर्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, पर ब्रायन क्रेडिट चुराना नहीं चाहता था क्योंकि एडिथ के बिना बातें बहुत खराब हो सकती थीं। उसकी जिद देखकर एडिथ ने और बहस नहीं की। जब ब्रायन ने एक बार और सैल्यूट किया और अपनी ट्रूप्स के पास वापस गया, एडिथ ने सोचा कि किंग ने एक रिमोट बॉर्डर टाउन के पेट्रोल कैप्टन को इतनी बड़ी मिलिट्री पोजीशन के लिए क्यों चुना। शायद किंग के प्रति वफादारी, स्वाभाविक हिम्मत और नेकदिली ही वजह थी कि रोलैंड ने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। कमांड स्किल्स और स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स तो समय के साथ डेवलप हो सकते हैं, पर कैरेक्टर बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल है। एडिथ ने फिर अपने शरीर को स्ट्रेच किया, सूरज की रोशनी में देखते हुए सोचा कि शायद वो सच में फर्स्ट आर्मी का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ दिन बाद नेवरविंटर में रोलैंड को लेटेस्ट अपडेट्स मिल चुके थे। नाइटिंगेल की खबर ने उसे परेशान किया, पर यह सुनकर राहत हुई कि वो ठीक है। सोराया ने तो नाइटिंगेल का एक पोर्ट्रेट भी बनाया जिसमें वो मॉन्स्टर के रिमेन्स के साथ थी। शायद ये उसका तरीका था रोलैंड को सिग्नल करने का कि वो सेफ है। रोलैंड ने पोर्ट्रेट को गौर से देखा। ये मॉन्स्टर सिर्फ एक बदसूरत डिमोनिक क्रीचर नहीं था। इसने न सिर्फ ह्यूमंस और डीमंस को पॉड्स में लपेटा था, बल्कि शायद ये दोनों स्पीशीज के लिए इंटेल कलेक्ट कर रहा था। और जब उसे स्केलेटल क्लॉज ने पानी में वापस खींच लिया, तब उसकी आंखों में जो नफरत दिखी वो पहले के मुकाबले जैसे दो अलग पर्सनैलिटीज दिखाती थी। वो क्या बताना चाहता था? थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुई। फिलिस आई और मैसेज दिया कि पाशा स्नोई माउंटेन्स के एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करना चाहती है। कुछ पल बाद रोलैंड ने स्क्रोल को भी बुला लिया। जब वो मेन हॉल में दाखिल हुए, कई गॉड पनिशमेंट विचेस ने रोलैंड का स्वागत किया, अपने हाथ सीने पर रखकर, जो उनका सबसे ऊंचा रिस्पेक्ट था। रोलैंड ने तुरंत उन्हें पहचाना, फुल्टी और बाकी सब, पर वो ड्रीम वर्ल्ड वाले रूप से बिल्कुल अलग लग रहे थे। हॉल में कदम रखते ही पाशा स्क्रीन पर पहले से ही वेट कर रही थी। उसने रोलैंड को झुककर शुक्रिया अदा किया, विचेस को ड्रीम वर्ल्ड में आने देने और रूइंस एक्सप्लोर करने का मौका देने के लिए। रोलैंड ने कहा कि ऐसा करना मेरे खुद के फायदे के लिए भी था। उसने पाशा से पूछा कि क्या उसने रूइंस से कैरियर्स को वापस लाने का तरीका ढूंढ लिया है। पाशा ने दो मेथड्स बताए, या तो कैरियर्स को फिजिकली वापस लाया जाए या इंस्ट्रूमेंट वहां ले जाया जाए। उसने दूसरे ऑप्शन को प्रेफर किया, पर सवाल अभी भी था कि क्या तकीरा विचेस अपनी सोल्स को कैरियर्स के साथ फ्यूज करने के लिए तैयार हैं। जब रोलैंड ने पूछा कि क्या पाशा ने इस काम के लिए कैंडिडेट्स चुन लिए हैं, उसने रोलैंड को रिएश्योर किया कि चिंता की कोई बात नहीं। सबको पता था कि कैरियर्स मैजिक कोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिवाउरिंग वर्म्स डिफेंसिव लाइंस बनाने में तेजी ला सकते हैं। जब तक ये डिवाइन वॉल्स के लिए फायदेमंद था, तकीरा विचेस झिझक नहीं करती। रोलैंड ने फिर मॉन्स्टर के बारे में जो इंटेल गैदर की थी वो पाशा के साथ शेयर की और उसकी राय मांगी। थोड़ी देर बाद सेलिन और एलेथिया भी उनके साथ जुड़ गईं और लंबी खामोशी के बाद वो रोलैंड के शक से सहमत हुईं। ये क्रीचर न डिमोनिक बीस्ट था, न ही डीमन। इसके बजाय लेडी नटालिया ने भी तीसरी पेंटिंग में एक ऐसे ही स्केलेटल क्रीचर को डिपिक्ट किया था। शायद ये आखिरी अननोन सिविलाइजेशन थी। रोलैंड ने इस आउटकम की उम्मीद की थी। स्नोई माउंटेन्स एक्सप्लोर करने का मकसद इस अननोन सिविलाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना था। जीरो की कुछ टूटी फूटी यादों के जरिए उसने ऐसे ही रिकॉर्ड्स की झलक देखी थी, पर तकीरा विचेस के कंफर्मेशन से उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। वो सोचने लगा कि डिमोनिक बीस्ट्स मॉन्स्टर के कमांड क्यों सुन रहे थे। क्या ये बीस्ट्स भी इस हिडन सिविलाइजेशन का हिस्सा थे? अगर ऐसा है तो दुश्मन ने डिमोनिक बीस्ट्स को जमा करके ह्यूमैनिटी और डीमंस को एक झटके में क्यों नहीं खत्म किया? फिर भी वो सिर्फ डीमंस के मंथ में ही बाहर आते दिखते थे। उसने अंदाजा लगाया कि शायद डिवाइन वॉर शुरू होने पर ही उसे जवाब मिलेगा। फिर भी उनका अल्टीमेट गोल वही रहा, दुश्मन को पूरी तरह हराना। पाशा ने थोड़ी देर रुककर रोलैंड से सहमत हुई, पर रोलैंड ने सोचा कि जब हमने दुश्मन को एक हिडन सिविलाइजेशन के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसे एक नाम देना ठीक रहेगा। पाशा को यह नहीं लगा कि नाम देना जरूरी है। आखिर लोग डीमंस को डीमंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे कॉमन टर्म है, भले ही पहले उन्हें और नाम से भी बुलाया गया हो। रोलैंड ने मुस्कुराकर समझाया कि एक सही नाम मोरल के लिए बहुत जरूरी है। जितना सिनिस्टर नाम होगा उतना ही लोगों में रेजिस्टेंस का पैशन जगाएगा। पाशा ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं जब रोलैंड ने उन्हें सी मॉन्स्टर्स बुलाने का सुझाव दिया, जिससे कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। एलेथिया खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से बोली कि मुझे लगा था कि थर्ड बॉर्डर टाउन का नाम पहले से ही खराब था और अब ये और भी बुरा नाम है। पाशा ने जल्दी से अपने टेंटिकल से उसके सिर पर थपकी मारी और माफी मांगते हुए कहा कि नाम ठीक है। भले ही उसका टोन साफ दिख रहा था कि वो दिल से सहमत नहीं थी। अचानक स्क्रोल ने खांसकर रोलैंड से सुझाव दिया कि क्यों ना उन्हें डीप सी डीमंस बुलाया जाए। आखिर डीमंस का कॉन्सेप्ट पहले से ही लोगों के दिमाग में गहरा बैठा है और चूंकि ये क्रीचर्स डीप सी में रहते हैं, ये नाम चीजों को और सिंपल करेगा। रोलैंड ने कंधे उचकाए, थोड़ा नाखुशी से, पर जो है सो है। अब लॉर्का की तरफ चलते हैं। इस वक्त वो एक जंगल में थी, पर चूंकि डीमंस का मंथ अभी खत्म हुआ था, पेड़ों पर सिर्फ नंगे डाल ही बचे थे। उसने वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और कपड़े पहन लिए। अपने कान खड़े करके उसने थोड़ी दूर से आवाजें सुनी। जल्दी ही उसने एक पोर्ट ढूंढ लिया।
ये ग्रीन वाटर हार्बर का टेरिटरी था। लॉर्का ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और जल्दी ही एक ऐसे शख्स को देखा जो फर्स्ट आर्मी के सिपाही जैसा लगा। उसने जल्दी से पूछा कि वो अभी कहाँ है। ऐश को ढूंढना चाहती थी, पर फिर सिर घुमाते ही उसने किसी को देखा। ऐश उसे देख के मुस्कुरा रही थी। उसके आने का पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी। लॉर्का के कान हिलने लगे। उसने हैरानी से सोचा कि ऐश को कैसे पता। ऐश ने मुस्कुराकर समझाया कि लॉर्का उसे सालों पहले की याद दिलाती है, जबकि लॉर्का नेचुरली बैटल की तरफ इंक्लाइंड थी। ऐश बदले के जुनून से चली थी। खैर, ऐश लॉर्का को थोड़ा टाउन एक्सप्लोर कराने ले जाना चाहती थी। लॉर्का क्यूरियस थी कि ऐश किससे बदला लेना चाहती थी। फिर पता चला वो चर्च थी। पर ऐश ने बाद में कहा कि मैंने जिंदगी में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ ली, और वो थी टिली। ऐश का टोन जब उसने टिली का जिक्र किया तब काफी नरम हो गया। लॉर्का के दिमाग में आया कि ये टिली नाम का शख्स ऐश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब वो टाउन में आगे बढ़े, उसने देखा कि बहुत से लोग सैंड पीपल की मदद करते हुए घर बना रहे थे। लॉर्का को काफी हैरानी हुई और उसने सोचा कि ये लोग रोलैंड ने भेजे होंगे, पर ऐश ने उसे करेक्ट किया कि ये वर्कर्स अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ काम करने से उन्हें काफी ज्यादा सैलरी मिलता है और इसके लिए इतने लोगों ने अप्लाई किया कि म्यूनिसिपल हॉल भर गया। लॉर्का, जिसे म्यूनिसिपल हॉल टर्म का मतलब नहीं पता था, और चिंतित हो गई। इतने सारे सैंड पीपल रिलोकेट कर रहे थे और किंग उन्हें लेबर के रूप में यूज नहीं कर रहा था, तो असल में चल क्या रहा था। ऐश ने जल्दी से समझाया कि ज्यादातर लोग एंडलेस केप जा रहे हैं, जहां रोलैंड एक नया शहर बनाने का प्लान कर रहा है, और बहुत सारे सैंड पीपल वहां जा रहे हैं। भले ही लॉर्का को ऐश पर भरोसा था, उसे ये समझ नहीं आया कि बंजर जमीन पर शहर बनाना कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि एंडलेस केप बिल्कुल खाली और रहने के लिए अनस्यूटेबल माना जाता है। ऐश ने आगे कहा कि जो लोग नहीं गए वो यहाँ रह सकते हैं और जो भी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। दिन के आखिर में कोई भूखा नहीं रहेगा। वो मुस्कुरा दी और बोली कि शायद यही वो चीज है जो टिली देखना चाहती थी, भले ही ये उसके भरोसे के लायक न लगने वाले भाई ने किया हो। जब लॉर्का को पता चला कि रोलैंड एंडलेस केप में ब्लैक वाटर एक्सट्रैक्ट करने का प्लान कर रहा है, उसने अपनी पूंछ हिलाई और सवाल किया कि आयरन सैंड सिटी से खरीदना ज्यादा बेहतर क्यों नहीं होगा। ऐश ने सिर हिला दिया। मुझे भी इसका रीजन नहीं पता था। मैं बस टिली के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, जो था रोलैंड की मदद करना। जब वो शहर में आगे चलते रहे, थोड़ी दूर एक छोटी लड़की ने लॉर्का की तरफ जोश में हाथ हिलाया और उसके पेरेंट्स ने भी उसे प्यार से मुस्कुरा कर देखा। लॉर्का थोड़ी हैरान हुई, पर उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। धीरे से कहा, यह जगह सच में अलग है। अपने सफर के दौरान यहाँ के लोगों ने उसके स्किन कलर, कान या पूंछ पर कभी शौक या घृणा नहीं दिखाई। ऐश ने फिर मेसी का जिक्र किया, जिसका एबिलिटी लॉर्का जैसा ही था। उसने बताया कि मेसी तुमसे भी ज्यादा डरावना क्रीचर बन सकती है। पूरे ग्रे कासल में कोई भी विच के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ये सुन के लॉर्का सोच में पड़ गई कि क्या ये वो जगह है जहां वो सच में खुद बन सकती है। इसके बारे में सोचते हुए उसने ऐश से पूछा कि क्या वो यहाँ की सबसे स्ट्रांग विच है। ऐश ने थोड़ी सोच के अपनी ठोड़ी छुई और जवाब दिया कि ये डिपेंड करता है कि वो गॉड पनिशमेंट स्टोन ले रही है या नहीं। बिना स्टोन के विच यूनियन के कई मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे वो शायद हार जाए। चूंकि कई विचेस के एबिलिटीज इवॉल्व हो चुके हैं, वो सिर्फ ताकत और स्पीड से नहीं जीत सकती। मतलब लीफ पूरी जंगल को कंट्रोल कर सकती है, जिससे उसके डोमेन में उसे हराना नामुमकिन है। इसी तरह एना, भले ही वो कॉम्बैट में सुपर स्किल्ड ना हो, उसका एबिलिटी बहुत डेडली और पावरफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो रोलैंड की डार्लिंग है। लॉर्का की आंखें इतनी सारी पावरफुल विचेस के बारे में जानकर चमक उठीं। ऐश ने फिर नाइटिंगेल के बारे में बात की, जिसके एबिलिटीज सबसे मिस्टीरियस थे। ऐश ने लॉर्का को सलाह दी कि वो नाइटिंगेल से ड्यूएल के लिए न जाए। लॉर्का ने चुपके से ये सारे नाम अपने दिमाग में दोहराए, उनसे मिलने के लिए उतावली हो गई। जहां तक मेजी का सवाल है, जिसका ऐश ने पहले जिक्र किया था, उसने लॉर्का को उससे भी लड़ने से मना किया। जिन्होंने ऐसा किया वो काफी अनलकी साबित हुए और मेजी को चोट पहुंचाना पूरे विच यूनियन के गुस्से को भड़का सकता था। लॉर्का मेसी के डिस्क्रिप्शन से हैरान हो गई। सोचने लगी कि वो जरूर एक बहुत डरावनी विच होगी, शायद विच यूनियन की रूलिंग मेंबर भी। क्यूरियस होकर लॉर्का ने ऐश से पूछा कि अगर वो स्टोन ले जाए तो क्या होगा। ऐश ने जवाब में सवाल किया कि तुम क्या सोचती हो ऐसे किसी के बारे में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच जैसी स्पीड और स्ट्रेंथ रखता हो और लगभग अमर हो, दर्द महसूस न करता हो और छोटों से जल्दी रिकवर कर सकता हो। ये सुनते ही लॉर्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने फिलिस को सिर्फ एक बार देखा था, एक सोर्ड ट्रेनिंग सेशन के दौरान, जहां फिलिस ने उसकी सोर्ड स्विंग देखकर कुछ एडवाइस दी थी। उसके बाद उसने महसूस किया कि उसके मूवमेंट्स ज्यादा स्मूथ हो गए थे। साफ था कि फिलिस कॉम्बैट में काफी एडेप्ट थी। इससे लॉर्का को एहसास हुआ कि कोई कितना पावरफुल होगा जो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के बाद इतनी वैल्यूएबल इनसाइट दे सकता है। उसके दिमाग में फिलिस अब नेवरविंटर की सबसे स्ट्रॉन्ग शख्स थी और वो इस सफर के लिए और भी एक्साइटेड हो गई। ऐश ने फिर खुलासा किया कि नेवरविंटर में फिलिस जैसी 100 से ज्यादा विचेस हैं। लॉर्का के कान खड़े हो गए। ऐश ने उसे थम्स अप दिया, कहा कि अपना जोश बनाए रखे। कुछ पल बाद एंड्रिया वहां आई, जोर से हंसती हुई।
उसने लॉर्का को कहा कि ऐश से कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स के बारे में पूछने का कोई फायदा नहीं। मजाक में कहा कि उसका दिमाग मसल से भरा है। लॉर्का अभी भी रोलैंड के प्लान्स और आइडियाज के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि उसके फादर ने एक बार कहा था कि कुछ नया सीखना उसके कॉम्बैट स्किल्स को बेहतर करेगा। एंड्रिया ने कंधे उचकाए। उसे नहीं पता था कि ये बात कितनी सही है। खैर, उसने समझाना शुरू किया कि रोलैंड ने आयरन सैंड सिटी से डायरेक्ट ब्लैक वाटर क्यों नहीं खरीदा। अगर वो गोल्ड से ब्लैक वाटर खरीदते तो नेवरविंटर सिटी अपनी वेल्थ का एक हिस्सा गुड्स के बदले दे देता, और अगर ये ट्रेड 20 साल तक चलता तो रोलैंड बहुत सारा गोल्ड खो देता और बाकी चीजों में ज्यादा चेंज नहीं आता। लॉर्का को समझ नहीं आया कि एंड्रिया ने खो क्यों कहा। उसके हिसाब से एक्सट्रैक्शन पर इतना मैन पावर और रिसोर्सेज खर्च करना असली कॉस्ट था। एंड्रिया ने सिर हिलाया, एक स्टिक उठाई और मिट्टी पर ड्रॉ करके समझाना शुरू किया। जो सैंड पीपल रिलोकेट किए गए वो अब ग्रे कैसल का हिस्सा थे। उन्हें डेली नीड्स और रिसोर्सेज नेवरविंटर सिटी से चाहिए होते, और जो पैसा वो जनरेट करते उससे वो ये चीजें खरीदते। आखिर में वो पैसा रोलैंड के पास वापस आता। समय के साथ एसेट्स का सर्कुलेशन बढ़ता और इनिशियल इन्वेस्टमेंट खोया नहीं जाता, बल्कि ग्रे कैसल के अंदर घूमता रहता। लॉर्का ने सोचा और इससे डिसएग्री किया। उसने कहा कि पैसा हमेशा नेवरविंटर में नहीं रहेगा, बल्कि किंगडम के अलग अलग हिस्सों में भी जा सकता है। एंड्रिया मुस्कुरा दी और समझाना जारी रखा कि रोलैंड हमेशा पूरे ग्रे कैसल को एक टेरिटोरी के रूप में देखता है। चाहे वेल्थ किंगडम के किसी भी हिस्से में सर्कुलेट करे, वो फिर भी उसका ही होता। लॉर्का ने सोचा, क्या ये वही नहीं जो सारे रूलर्स और किंग्स सोचते हैं? फिर एंड्रिया ने लॉर्का से पूछा कि जब उसका क्लैन इंचार्ज था तो क्या वो बाकी क्लैंस को कंट्रोल कर सकता था? लॉर्का ने सिर हिलाया। आयरन सैंड सिटी में भी उसका क्लैन अकेला इंचार्ज नहीं था। उसे जल्दी समझ आ गया कि एंड्रिया क्या कहना चाहती थी। चाहे नोबल्स, दूसरे किंग्स या चीफ्स हों, कोई भी दूसरे के टेरिटरी को अपना नहीं मानता, भले ही वो एक ही किंगडम में हो। एंड्रिया ने मजाक में लॉर्का के कंधे पर थपकी दी। उसे छेड़ते हुए कहा कि तुम स्मार्ट हो और ऐश के साथ कम समय बिताना, वरना तुम भी उतनी ही बेवकूफ हो जाओगी। चूंकि रोलैंड का पूरे किंगडम पर पूरा कंट्रोल था, किंगडम में आए बड़े बदलाव का क्रेडिट ऐसी ही पॉलिसीज को जाता है। लॉर्का ने एंड्रिया की तरफ देखा, हैरान कि ये सुंदर ब्लॉन्ड औरत उसके सवालों का इतने डिटेल से जवाब दे रही थी। इससे लॉर्का को लगा कि शायद एंड्रिया हमेशा से ये इनसाइट शेयर करना चाहती थी, पर उसे बात करने के लिए कोई नहीं मिला। एंड्रिया ने आगे कहा कि पॉलिटिक्स सिर्फ लड़ाई से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। रोलैंड ने सिर्फ वेल्थ ही नहीं बल्कि हमारी लॉयल्टी भी हासिल की। उसने समझाया कि जैसे जैसे सैंड पीपल ग्रे कासल में माइग्रेट करते हैं, वो नई जिंदगी शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपने नए सराउंडिंग्स के साथ ढल जाएंगे, सीखेंगे, लेबर के बदले गुड्स एक्सचेंज करेंगे, और अब उन्हें जमीन या रिसोर्सेज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी। आखिर में वो सच में ग्रे कैसल के सिटीजन्स बन जाएंगे, जो रोलैंड के लीडरशिप में और मजबूत होगा। इसलिए रोलैंड का विजन सिर्फ ब्लैक वाटर हासिल करने से कहीं आगे था। लॉर्का ने सिर हिलाया और सोचा कि एंड्रिया ने किंग के प्लान को उससे शेयर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। शायद ये जरूरी नहीं कि उसने भरोसा किया हो, बल्कि उसे पता था कि कोई भी इन बदलावों को रोक नहीं सकता। इन पॉलिसीज को सुनने से उसकी क्यूरियोसिटी इस किंग के प्रति और बढ़ गई, या जैसा सैंड पीपल उसे बुलाएंगे, उनका ग्रेट क्लैन लीडर। लॉर्का ने एंड्रिया को झुककर शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुझे लगा कि मेरे कॉम्बैट स्किल्स और मजबूत हो गए हैं। ये कहते हुए लॉर्का चल पड़ी, दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने के लिए उतावली। लॉर्का को जाते देख एंड्रिया खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। सोचने लगी कि लॉर्का और ऐश सच में अपनी सिंप्लिसिटी में काफी मिलते हैं। 2 दिन बाद लॉर्का नेवरविंटर के लिए पोर्ट से रवाना होने के लिए तैयार थी, और विचेस ने उसे फेयरवेल किया। इस दौरान दूसरी तरफ एक मैंशन में ऑटो की मेड ने उसे बताया कि एक गेस्ट आया है। जो शख्स अंदर आया उसने अपना हुड उतारा। बिना समय वेस्ट किए ऑटो ने एक पत्थर का दरवाजा खोला, जिसके बारे में उसने कहा कि ये रियर गार्डन की तरफ जाता है, जो एक रिलायबल एस्केप रूट था। हिल बहुत अलर्ट था। उसने एक सिक्का नीचे फेंका और एक पल के लिए सुनने के बाद अप्रूवल में सिर हिलाया। उसने ऑटो को ऑर्डर दिया कि आगे की सारी कम्युनिकेशन के लिए सीक्रेट लेटर्स भेजे। ऑटो को लगता था कि सीक्रेट लेटर्स के बावजूद ये अभी भी खतरनाक है, खासकर जब पैलेस से कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती तो तुरंत 3 बड़े फैमिलीज पर शक जाता। और खासकर अब उनका नया किंग के साथ रिश्ता पहले के मुकाबले काफी बदल गया था, जब वो सब बच्चे थे। हिल ने फिर पूछा कि क्या ऑटो को पता है कि उनके किंग के नए प्लान्स क्या हैं। ऑटो ने गंभीरता से बात की। उसने खुलासा किया कि आनपियन चर्च पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, अपने फादर का बदला लेने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस मांगा को कंटिन्यू करूं, तो इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।